हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर। इस चैप्टर में हमने बात की थी ब्लॉक्ड क्रेडिट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। ये हमने शुरू किया था पेज नंबर 159 पर। तो पेज नंबर 159 पर हमने ब्लॉक्ड क्रेडिट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 शुरू किया। इसमें हमने बात करी थी क्लॉज ए, मोटर व्हीकल जिसकी सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 पर्सन्स है इंक्लूडिंग ड्राइवर, उसकी आईटीसी को ब्लॉक कर दिया गवर्नमेंट ने। तो अगर ऐसे मोटर व्हीकल की इनवर्ट सप्लाई ली जाती है और उसका इनपुट टैक्स बिल में लगा हुआ है तो भी आईटीसी नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस दे रखे हैं, उन एक्सेप्शनल केसेस में आईटीसी अलाउ हो जाएगी। फिर हमने क्लॉज बी पढ़ा, वेसल एयरक्राफ्ट, उसकी आईटीसी नॉर्मली ब्लॉक्ड है, अलाउ नहीं होगी, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में अलाउ हो जाएगी, ऐसा हमने पढ़ा था। फिर हमने क्लॉज सी पढ़ा था, जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस, किसकी? उन्हीं मोटर व्हीकल्स वेसल एयरक्राफ्ट की जो क्लॉज ए और क्लॉज बी में दे रखे थे, ठीक है। तो अगर उनकी मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट की आईटीसी अलाउड है खुद की, तो उनकी जनरल इंश्योरेंस रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसिंग वगैरह की भी आईटीसी अलाउ होगी, ऐसा हमने पढ़ा। और हमने कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी पढ़े, कि अगर कोई टैक्सेबल पर्सन है वो ये सर्विस लेता है जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस की, वो मैन्युफैक्चरर है ऐसे मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट का जिसकी आईटीसी अलाउड है, तो फिर अगर उसकी आईटीसी अलाउड है तो फिर उसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस सर्विसिंग जनरल इंश्योरेंस के बिल में भी जो इनपुट टैक्स है उसकी आईटीसी अलाउड है, ठीक है। तो इस बात को हम ऐसे समझते हैं, देखो अगर कोई मैन्युफैक्चरर है ऐसे मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट का जिसकी आईटीसी अलाउड है क्लॉज ए और बी में, तो फिर उसकी रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस और सर्विसिंग भी है, ठीक है, तो उसकी भी आईटीसी अलाउ हो जाएगी। लेकिन अगर उन मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट की खुद की आईटीसी क्लॉज ए क्लॉज बी में अलाउ नहीं है, तो फिर उनकी रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस सर्विसिंग की भी आईटीसी अलाउ नहीं होगी, ठीक है। तो डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन चेक किया जाए क्या उस मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट की आईटीसी क्लॉज ए या क्लॉज बी में अलाउड है क्या, तो फिर इस रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस और सर्विसिंग की भी आईटीसी अलाउड। और अगर उस मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट की खुद की आईटीसी क्लॉज ए और क्लॉज बी में अलाउड नहीं है, तो फिर उनकी रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस और सर्विसिंग की भी आईटीसी अलाउ नहीं होगी, ठीक है। ऐसा हमने बात की। और हमने एक और बात की थी, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, वो ऐसे मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस करती है जिन मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट की आईटीसी अलाउड है, ठीक है। तो फिर वो इंश्योरेंस कंपनी अगर खुद इंश्योरेंस सर्विस लेती है, तो फिर उस इंश्योरेंस कंपनी ने खुद ने जो इंश्योरेंस सर्विस ली जनरल इंश्योरेंस की सर्विस, उस पे उसको आईटीसी अलाउ हो जाएगी, ठीक है। हमने इस तरीके से समझा था इसको, ऐसे हमने बात करी थी। दोबारा लिखते हैं उसको हम, लास्ट क्लास में हमने वो बात की थी, दोबारा उसको हम लिख देते हैं। यहां पर हमने बात करी थी कि कोई जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, कोई जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, वो इंश्योरेंस करती है ऐसे मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट का
जिसकी खुद की आईटीसी अलाउड है क्लॉज ए और बी में। ठीक है, ये इंश्योरेंस कंपनी ऐसे मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट इसका इंश्योरेंस करती है। अब ये कंपनी खुद भी इंश्योरेंस सर्विस ले रही है एक दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से। समझे बात? ऐसा होता है क्या एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी की सर्विस ले? हाँ, री इंश्योरेंस। आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा री इंश्योरेंस। ठीक है, एक इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस को ऐसे समझो, क्या होता है री इंश्योरेंस? एक इंश्योरेंस कंपनी होती है, उसको एक लिमिट तक ही इंश्योरेंस करना अलाउ होता है। ठीक है, मान लो एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसको 25 करोड़ तक के इंश्योरेंस करना अलाउड था। ठीक है, बट इनका बिजनेस ऐसे होता है एजेंट के थ्रू। ठीक है, तो एजेंट को इनकी लिमिट ध्यान नहीं रहती और एजेंट अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आगे इंश्योरेंस करते रहते हैं। तो मान लीजिए इस इंश्योरेंस कंपनी, मान लीजिए ए, इंश्योरेंस कंपनी ए, इसको इंश्योरेंस करना 25 करोड़ तक का इंश्योरेंस करना अलाउड था। अब एजेंट के थ्रू इन्होंने इंश्योरेंस कर दिए, कितने के? 27 करोड़ के, मतलब 2 करोड़ का एक्सेस इंश्योरेंस कर दिया। मतलब जितनी की इनकी लिमिट सेंशन थी 25 करोड़ की, उससे 2 करोड़ का इंश्योरेंस ज्यादा कर दिया। ठीक है, तो टू दैट एक्सटेंट, मतलब 2 करोड़ जितना इनको खुद को इंश्योरेंस कराना पड़ जाएगा। मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी को एक्सेस जो इन्होंने इंश्योरेंस कर दिया, टू दैट एक्सटेंट एक दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराना पड़ जाता है। ये कहलाता है री इंश्योरेंस। तो एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी से सर्विस ली, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने दूसरी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दी। ठीक है, तो और ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऐसे मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस कर रही है जिसकी आईटीसी अलाउड है। ठीक है, तो इस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने खुद ने जो सर्विस ली है उसकी आईटीसी उसको अलाउ हो जाएगी। समझे बात? बशर्ते उन मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट खुद की ऐसी आईटीसी अलाउड होनी चाहिए। क्लॉज ए और क्लॉज बी ऊपर जो हमने पढ़े उसमें अलाउ होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये हमने क्लॉज ए बी सी हमने कर लिए सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के। अब आते हैं हम क्लॉज डी, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का क्लॉज डी। अगर आप कोई इनवर्ट सप्लाई लेते हो, आप कोई इनवर्ट सप्लाई लेते हो, चाहे गुड्स की चाहे सर्विस की, ठीक है, ये आपके लिए क्या एक्सपेंस है, ठीक है, जिस पर इनपुट टैक्स लगा हुआ है, जीएसटी लगा हुआ है, आपको आईटीसी लेनी है। लेकिन अगर ये इनवर्ट सप्लाई आपने ली है फूड एंड बेवरेजेस की, आउटडोर कैटरर से सर्विस ली है आपने इनवर्ट सप्लाई, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस ली है इनवर्ट सप्लाई, ठीक है, या हेल्थ सर्विस ली है, या कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी की इनवर्ट सप्लाई की सर्विस ली है आपने, या लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, आपने मोटर व्हीकल किराए पर लिया है, हायरिंग सर्विस ली है आपने, इनवर्ट सप्लाई ली है आपने, ऐसे मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट की जिसकी आईटीसी अलाउड नहीं है, ठीक है, उसकी हायरिंग सर्विस आपने ली है, या लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। तो इन केसेस में इस इनवर्ट सप्लाई के बिलों में इनपुट टैक्स लग कर आएगा, बट उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसकी आईटीसी को गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर रखा है। ठीक है, जैसे फूड एंड बेवरेजेस दे रखा है। मान लो एक कंपनी है, अपने एम्प्लॉइज को फूड एंड बेवरेजेस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, ऑफिस आवर्स के दौरान। तो फूड एंड बेवरेजेस का बिल आया कंपनी के नाम से, उस पर इनपुट टैक्स लगा हुआ है, बट उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी क्योंकि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में गवर्नमेंट ने इस आईटीसी को ब्लॉक कर दिया है, ये आईटीसी अलाउ नहीं होगी। ठीक है,
आउटडोर कैटरिंग की सर्विस ली गई, तो इस सर्विस के बिल में जो इनपुट टैक्स लगा होगा उसकी भी क्रेडिट नहीं मिलेगी। ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विस, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, इसकी सर्विस ली गई, इनवर्ट सप्लाई ली गई, तो उसके भी जो बिल में इनपुट टैक्स लगा होगा उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐश्वर्या राय ने कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी की सर्विस ली, उस बिल में इनपुट टैक्स लगा हुआ था, तो उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। समझे बात? ठीक है। अब देखिए इतनी सारी बातें रखिए, आपको याद रखना है। पहला है फूड एंड बेवरेजेस की आईटीसी नहीं मिलेगी, तो इसको बोलो एफ। आउटडोर कैटरिंग की सर्विस नहीं मिलेगी, ओ। ब्यूटी ट्रीटमेंट, बी। हेल्थ सर्विस, एच। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, सी। ठीक है। और हायरिंग सर्विस और इंश्योरेंस, तो शॉर्ट पे बोलो FOB, HCH और I। FOB, HCH, I। दोबारा बोलो, बोल के बताओ। FOB, HCH, I। अगर इन सर्विसेज की या इन गुड्स की इनवर्ट सप्लाई ली गई है, तो उसके परचेज के बिलों में जो इनपुट टैक्स लगा है उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। सिंपल। ठीक है। और यहां पर फिर वही मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट वाली बात दोबारा आ गई, जिसकी आईटीसी खुद की अलाउ नहीं है क्लॉज ए क्लॉज बी में, तो फिर उसकी हायरिंग सर्विस ली गई, मतलब वो किराए पर लिए गए, तो किराए के बिल में जो जीएसटी लगा होगा उसकी भी आईटीसी नहीं मिलेगी। अगर मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, इसकी खुद की आईटीसी अलाउ नहीं है क्लॉज ए और बी में, तो उसकी हायरिंग सर्विस पे भी जो इनपुट टैक्स लगा है उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। समझ आई बात? ठीक है। चलिए अब हम कुछ एक्सेप्शंस पढ़ते हैं। एक्सेप्शनल केसेस में आईटीसी अलाउ हो जाएगी। तो आईटीसी कब अलाउ होगी? एक्सेप्शनल केसेस हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आपने इनवर्ट सप्लाई ली, चाहे गुड्स की ली चाहे सर्विस की ली, क्यों ली? फॉर मेकिंग एन आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, मतलब सब कॉन्ट्रैक्टिंग या सेम लाइन ऑफ बिजनेस है तो आईटीसी अलाउ हो जाएगी। एक बात और दे रखिए, एज एन एलिमेंट ऑफ ए टैक्सेबल और कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, तो इस बात को हम इस एक्सेप्शन को हम काफी सारे एग्जाम्पल से समझते हैं। रीजन, ये एक्सेप्शन काफी सारी सर्विसेज के लिए, गुड्स के लिए, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस और कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, इन सब के रेस्पेक्ट में ये एक्सेप्शन काम आएगा। ठीक है। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम इसको समझते हैं। पहले हम मुद्दा बनाते हैं आउटडोर कैटरिंग को। आउटडोर कैटरिंग के कनेक्शन में हम ये एक्सेप्शन समझते हैं। ठीक है। देखिए ये आपका एग्जाम्पल कैटरर को लेकर। देखिए, अगर एक आउटडोर कैटरिंग की सर्विस देता है, सपोज मान लो एक्स लिमिटेड को, ठीक है, क्योंकि एक्स लिमिटेड अपने डीलर्स की मीटिंग कंडक्ट करवाना चाहते हैं, वहां पर इनको इस आउटडोर कैटरर ए की सर्विस चाहिए। तो एक्स लिमिटेड के एंगल से सोचो, किसके एंगल से सोचना है आपको? एक्स लिमिटेड के एंगल से सोचना है। उसने ये आउटडोर कैटरर की सर्विस की इनवर्ट सप्लाई ली,
तो इसकी आईटीसी नहीं मिलेगी क्योंकि इसकी आईटीसी को गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया, समझे। लेकिन हमने एक्सेप्शन पढ़ा, अगर ये आउटडोर कैटरर किसी दूसरे आउटडोर कैटरर की सर्विस लेता है, ठीक है, सपोज मान लेते हैं हम इस आउटडोर कैटरर को कैटरिंग में 10 आइटम बनाने थे, खाने के 10 आइटम बनाने थे, ठीक है। एन मोमेंट पर वो सिर्फ 8 आइटम ही बना पाया। 2 आइटम का इसने क्या किया, एक दूसरे कैटरर बी को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। किसने? आउटडोर कैटरर ए ने अपने कॉन्ट्रैक्ट का सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया आउटडोर कैटरर बी को कि 2 आइटम तुम बना के दो, तो आउटडोर कैटरर बी 2 आइटम बना के देगा, ठीक है। अब बात को सोचो आउटडोर कैटरर ए के एंगल से, उसने आउटडोर कैटरर बी से इनवर्ट सप्लाई ली है, ठीक है। इस इनवर्ट सप्लाई के बिल के अंदर इनपुट टैक्स लगा होगा, तो उसकी आईटीसी अलाउ हो जाएगी। क्यों? अरे क्योंकि आउटडोर कैटरर बी ने सर्विस दी है आउटडोर कैटरर ए को, तो ये क्या है, सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, ठीक है। तो मतलब आउटडोर कैटरर ए ने अपना काम आउटडोर कैटरर बी को सब कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो ये वाली आईटीसी अलाउ हो जाएगी कैटरर टू कैटरर, ठीक है, ये वाली आईटीसी अलाउड हो जाएगी। लेकिन आउटडोर कैटरर ए ने जो एक्स लिमिटेड को कैटरिंग सर्विस दी, उसकी आईटीसी अलाउ नहीं होगी, वो ब्लॉक्ड है। तो सेम लाइन ऑफ बिजनेस और सब कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट समझ आया। ये एक्सेप्शन में दे रखा था, और एक्सेप्शनल केसेस में तो आईटीसी अलाउ हो जाती है। बात समझेगी नहीं? चलो इस बात को पढ़ते हैं हम दोबारा। हमने बात की आउटडोर कैटरिंग की सर्विस है, इसकी इनवर्ट सप्लाई ली फॉर मेकिंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। खुद भी कैटरिंग सर्विस देते हैं और इनवर्ट सप्लाई भी कैटरिंग सर्विस के लिए सेम कैटेगरी की, ठीक है। तो मतलब सब कॉन्ट्रैक्टिंग की या सेम लाइन ऑफ बिजनेस है तो आईटीसी अलाउ हो जाएगी। तो कैटरर टू कैटरर सर्विस दी गई, आईटीसी अलाउ हो जाएगी, ठीक है। अब हम इस बात को और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल इस बात को हम ऐसे समझते, देखो अब हम इश्यू बनाते हैं हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट जिसकी आईटीसी अलाउ नहीं है, जिसकी आईटीसी अलाउ नहीं है। तो ऐसी हायरिंग सर्विस, उसके लिए क्या होगा, आईटीसी अलाउ नहीं होगी, लेकिन सेम कैटेगरी है, सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, सब कॉन्ट्रैक्ट है, तो आईटीसी अलाउ हो जाएगी। तो इसके लिए हम एक्सेप्शन समझते हैं। देखिए मान लीजिए कैब सर्विस हायरिंग है, ये बताइए मोटर व्हीकल की हायरिंग है ना, ये भाड़ा मिलेगा ना इसमें, यस। तो दी गई एक्स लिमिटेड को या मिस्टर पी को, इनको आईटीसी अलाउ नहीं है। क्यों? ये कैब कार है, ऐसा मोटर व्हीकल जिसकी आईटीसी अलाउ नहीं है, ठीक है। तो उसकी हायरिंग सर्विस मतलब कैब सर्विस, उस हायरिंग सर्विस की भी आईटीसी अलाउ नहीं होगी, क्लियर। लेकिन अगर मान लीजिए इस कैब सर्विस ऑपरेटर के पास मान लीजिए 10 गाड़ियां हैं, ठीक है, 10 कारें हैं, लेकिन इस कैब सर्विस वाले ने एक दूसरे कैब सर्विस ऑपरेटर की सर्विस ली बी की, 2 कारें इससे किराए पर ले ली। मतलब कैब सर्विस ऑपरेटर ने सर्विस दी दूसरे कैब सर्विस ऑपरेटर को, तो बी ने सर्विस दी ए को, ठीक है। तो बी ने ए को जो बिल इश्यू किया होगा उसमें जो आईटीसी लगी होगी वो आईटीसी अलाउड है। क्यों?
क्योंकि ये कैब सर्विस ऑपरेटर से ने सर्विस दी दूसरे कैब सर्विस ऑपरेटर को, मतलब सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, मतलब कैब सर्विस ऑपरेटर ए ने सब कॉन्ट्रैक्ट किया कैब सर्विस ऑपरेटर बी को, तो कैब सर्विस ऑपरेटर बी जो बिल इशू करेगा कैब सर्विस ऑपरेटर ए को, उसमें जो इनपुट टैक्स लगा होगा उसकी आईटीसी कैब सर्विस ऑपरेटर ए को मिल जाएगी। बातें समझ आ रही हैं? ठीक है। लेकिन एक्स लिमिटेड ने जो सर्विस ली कैब सर्विस ऑपरेटर ए से, एक्स लिमिटेड या मिस्टर पी ने जो कैब सर्विस ली, हायरिंग सर्विस, और ये मोटर व्हीकल ऐसा है जिसकी खुद की आईटीसी अलाउ नहीं है, तो इसकी कैब सर्विस मतलब हायरिंग सर्विस, उसकी भी आईटीसी अलाउ नहीं होगी। ठीक है, तो एक्सेप्शन भी समझ आ गया आपको और मेन प्रोविजन भी समझ आ गया। तो नॉर्मली इसकी आईटीसी ब्लॉक्ड है, लेकिन एक्सेप्शनल केस में अलाउड है। चलिए अब हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस। अब हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस इसके एंगल से। इसकी इनवर्ट सप्लाई ली गई, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, इसकी इनवर्ट सप्लाई ली गई। ठीक है, तो नॉर्मली इसके जो बिलों में इनपुट टैक्स लगा हुआ होगा उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी नॉर्मली, लेकिन एक्सेप्शनल दो केस है ना ये, कि इसमें अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस है तो आईटीसी अलग हो जाएगी। ठीक है, एक और चीज है इसमें, सच गुड्स और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय अंडर ए स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। मतलब क्या, ये गवर्नमेंट से नोटिफाइड है एज बीइंग ऑब्लिगेटरी फॉर द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड टू इट्स एम्प्लॉय अंडर एनी लॉ। ये सर्विस देना एक एम्प्लॉयर के लिए मैंडेटरी कर दिया गया था अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, कि आपको अपने एम्प्लॉय को ये लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विस देनी है, मैंडेटरी आपके लिए। तो फिर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को का हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कराया, उसके बिलों में इनपुट टैक्स लग गया है, उसकी आईटीसी मिल जाएगी। अगर एम्प्लॉयर ने अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ये इनवर्ट सप्लाई ली थी, ठीक है, अपने एम्प्लॉय को दी ड्यू टू स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, अपने एम्प्लॉय को देने के लिए ये इनवर्ट सप्लाई ली, और अपने एम्प्लॉय को देना स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन था अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो फिर इस इनवर्ट सप्लाई की आईटीसी एम्प्लॉयर को अलाउ हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसका हम एग्जाम्पल समझते। देखो एग्जाम्पल, मान लीजिए मिस्टर पी लाइफ इंश्योरेंस करवा रहा है या हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहा है, तो इसके बिल में, और एक इंश्योरेंस कंपनी है ए, तो मिस्टर पी को इस बिल के अंदर जो आईटीसी है, इनपुट टैक्स है, उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। क्यों? इसकी क्रेडिट को गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर रखा है, नहीं मिलेगी नॉर्मली। लेकिन अगर इस लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ए ने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बी से इनवर्ट सप्लाई ली है, ठीक है, तो उसकी आईटीसी अलाउ हो जाएगी। क्यों? पहला एक्सेप्शन, सेम लाइन ऑफ बिजनेस या सब कॉन्ट्रैक्ट है तो आईटीसी अलाउ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने एक्सेप्शंस बना रखे हैं और एक्सेप्शनल केसेस में आईटीसी अलाउ हो जाती है। समझे बात? अच्छा, एक और एग्जांपल समझते हैं हम। मान लीजिए एक फूड एंड बेवरेजेस की इनवर्ट सप्लाई ली गई। मान लो एक कंपनी है, अपने एम्प्लॉइज को फूड प्रोवाइड कर रही है, बेवरेजेस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, तो उसकी आईटीसी अलाउ होगी क्या? नहीं।
उसकी आईटीसी अलाउड नहीं होती है, नॉर्मली नहीं होती है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर कंपनी ये सर्विस अपने एम्प्लॉय को देने के लिए ले रही है अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, एम्प्लॉयर के अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, उसके लिए एम्प्लॉय को फूड एंड बेवरेजेस प्रोवाइड करना अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड मैंडेटरी किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज एक्ट बना हुआ है 1948, उसमें बोला गया है कि अगर आप फैक्ट्री रन करते हो तो उसमें कैंटीन होनी चाहिए और कैंटीन एम्प्लॉइज को फूड एंड बेवरेजेस प्रोवाइड करे। तो ये फैक्ट्री जो कंपनी है जो फैक्ट्री रन कर रही है उसने फूड एंड बेवरेजेस परचेस किए ताकि अपने एम्प्लॉय को दे सके अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। तो फिर कंपनी ने जो ये फूड एंड बेवरेजेस की इनवर्ट सप्लाई ली है उसके परचेस के बिल में जो इनपुट टैक्स लग के आया है उसकी आईटीसी अलाउ हो जाएगी। नॉर्मली अलाउ नहीं होगी, लेकिन एम्प्लॉय को ये सब प्रोवाइड करना जरूरी था, मैंडेटरी था अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, तो फिर आईटीसी अलाउ हो जाएगी। फूड एंड बेवरेजेस परचेस करने पर जो इनपुट टैक्स लगा है उसकी आईटीसी अलाउ हो जाएगी। अच्छा, फूड एंड बेवरेजेस के रेस्पेक्ट में ही हम आगे कनेक्ट करते हैं, फूड एंड बेवरेजेस लिया गया, फिर एक्सेप्शन क्यों लिया गया? एज एन एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। आगे कंपोजिट और मिक्स सप्लाई की आउटवर्ड सप्लाई देने के लिए फूड एंड बेवरेजेस लिया। तो ऐसे फूड एंड बेवरेजेस की भी इनवर्ट सप्लाई पर जो इनपुट टैक्स लगा है उसकी आईटीसी अलाउ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन में कवर हो जाएगा। ये इनवर्ट सप्लाई क्यों ली गई? ताकि आउटपुट सप्लाई दी जा सके, और आउटपुट सप्लाई क्या है? कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के नेचर की है। तो इस फूड एंड बेवरेजेस की जो इनवर्ट सप्लाई ली गई है उसका उसमें जो इनपुट टैक्स लगा हुआ है उसकी आईटीसी अलाउ हो जाएगी। नहीं समझ आया? अच्छा, चलो इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देखो मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है, कस्टमर को आउटपुट सप्लाई दे रहा है रेस्टोरेंट सर्विस की। ठीक है, इसने एक सप्लायर से फूड एंड बेवरेजेस खरीदा। ठीक है, तो फिर आगे ये फूड एंड बेवरेजेस रेस्टोरेंट कस्टमर को दे रहा है। कैसे दे रहा है? रेस्टोरेंट कस्टमर को ये कैसे दे रहा है? रेस्टोरेंट कस्टमर को एज एन एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल एंड कंपोजिट मिक्स सप्लाई। कस्टमर उधर रेस्टोरेंट में खाना खाएगा, खाने के साथ उसको ये फूड और बेवरेजेस प्रोवाइड किया गया। फूड एंड बेवरेजेस का हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए पेप्सी। ठीक है, तो दोबारा सुनिए। कस्टमर रेस्टोरेंट में आया, ठीक है, उसने खाना ऑर्डर किया। रेस्टोरेंट खुद खाना बनाता है, ठीक है, तो और खाने के साथ साथ कस्टमर ने पेप्सी का भी ऑर्डर दिया। अब पेप्सी ये रेस्टोरेंट खुद नहीं बनाता, एक सप्लायर से उसकी इनवर्ट सप्लाई लेता है। ठीक है, तो रेस्टोरेंट ने कस्टमर को जो रेस्टोरेंट सर्विस दी, ठीक है, उसमें उसने ये पेप्सी साथ में दी फूड के साथ साथ। तो ये क्या हुआ? कंपोजिट और मिक्स सप्लाई हुआ। तो ये फूड एंड बेवरेजेस इस कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का एलिमेंट बन गया। ठीक है, अगर ऐसा हुआ है तो इस रेस्टोरेंट ने जो सप्लायर से फूड एंड बेवरेजेस लिया, पेप्सी खरीदी, उस पेप्सी के परचेस के बिल में जो इसके इनपुट टैक्स लग के आया उसकी आईटीसी इस रेस्टोरेंट को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट आगे पेप्सी और फूड
कि कंपोजिट और मिक्स सप्लाई कस्टमर को कर रहा है, ठीक है, तो अलाउ हो जाएगी। अच्छा, ये बात कहाँ दे रखी थी? दे रखी थी ना यहाँ पर, देखो बात दे रखी थी। अगर एक्सेप्शन में दे रखा आपको ये फूड एंड बेवरेजेस लिया गया, क्यों? एज एन एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल कंपोजिट और मिक्स सप्लाई देने के लिए, ठीक है, तो फिर फूड एंड बेवरेजेस की आईटीसी अलाउ हो जाएगी। क्लियर? चलिए, तो इतने सारे हम एग्जाम्पल्स हमने पढ़े, इतने सारे हमने इसके एग्जाम्पल्स समझे। चलिए, तो कौन सी इनवर्ट सप्लाई? क्लॉज डी क्या बोल रहा है? फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, तो शॉर्ट में याद रखना FOB HCHI। अगर इनकी इनवर्ट सप्लाई ली गई है तो नॉर्मली इस इनवर्ट सप्लाई पर जो इनपुट टैक्स लग के आएगा उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी, नॉर्मली नहीं मिलेगी, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में मिल जाएगी। और एक्सेप्शनल केसेस क्या है? सेम लाइन ऑफ बिजनेस, या फिर आउटवर्ड सप्लाई आगे देने के लिए जो कि एन एलिमेंट ऑफ कंपोजिट और मिक्स सप्लाई हो, या एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ये सब देने के लिए बाउंड है अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, इसलिए एम्प्लॉयर को ये सब इनवर्ट सप्लाई लेनी पड़ रही है ताकि वो अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर सके अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो एक्सेप्शनल केसेस में आईटीसी अलाउ हो जाएगी। इन गुड्स और सर्विसेज के परचेस के बिलों में जो इनपुट टैक्स लगा होगा उसकी आईटीसी अलाउ हो जाएगी एक्सेप्शनल केसेस में। बात समझ आ रही है? आगे बढ़े हैं, चलो कुछ एग्जाम्पल्स और समझ लेते हैं हम, छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल हम और समझ लेते हैं। एक कैटरर है फॉर ए वेडिंग गेट्स ए स्वीट डिश कोर्स, तो एक वेडिंग के अंदर एक कैटरर को कॉन्ट्रैक्ट मिला, ठीक है, उसे मिठाई बनाना नहीं आता, तो उसने क्या किया? स्वीट डिश कोर्स सप्लाइड बाय स्पेशलिस्ट इन डेजर्ट्स, ठीक है, तो उसने जो ऐसे सप्लायर को ठेका दे दिया, सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जो मिठाई अच्छी बनाता है, ठीक है, तो वो स्पेशलिस्ट इस कैटरर को बिल इश्यू करेगा, उस बिल के अंदर जो इनपुट टैक्स लगा होगा उसकी आईटीसी इस कैटरर को मिल जाएगी, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल, एबीएन कंपनी ए कैटरर ऑफ अमृतसर हैज बीन अवॉर्डेड ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर कैटरिंग, उसे कैटरिंग का ठेका मिला मैरिज में, टू बी हेल्ड एट लुधियाना, ठीक है, तो अमृतसर का कैटरर है, मैरिज होनी है लुधियाना में, ठीक है, तो ये फर्म है और फर्म ने सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया स्नैक्स के लिए टू बी सर्व्ड इन द मैरिज। सब कॉन्ट्रैक्ट किसको किया? सीडीएनसंस को, और वो क्या है? लुधियाना का लोकल कैटरर है कि स्नैक्स की सप्लाई सीडीएनसंस को करने का सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो जो सीडीएनसंस अपना बिल इशू करेगा, ठीक है, किसको? एबीएन कंपनी को, तो उसमें जो इनपुट टैक्स लगा होगा उसकी आईटीसी मिल जाएगी, क्यों? सेम लाइन ऑफ बिजनेस। क्लियर? फिर तीसरा एग्जांपल, आईटीसी ऑन आउटडोर कैटरिंग सर्विस टेकन बाय कंपनी फॉर टीम डेवलपमेंट इवेंट, कंपनी का कोई डेवलपमेंट इवेंट हो रहा है, ठीक है, वहां पर एक कैटरर ने सर्विस दी, आउटडोर कैटरर ने सर्विस दी, ठीक है, तो कैटरर कंपनी को बिल इश्यू करेगा, उसमें इनपुट टैक्स लगा होगा, उसकी आईटीसी कंपनी को नहीं मिलेगी, क्यों? अरे ये ब्लॉक कर दी गई है। फिर आईटीसी ऑन आउटडोर कैटरिंग सर्विस टेकन बाय कंपनी टू रन ए कैंटीन रन करने के लिए, कंपनी की कैंटीन बनी हुई है, कंपनी की फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर कैंटीन है, ध्यान से सुनो, कंपनी की फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर कैंटीन है, कैंटीन ने परचेस किया किसी आउटडोर कैटरर की सर्विस ली, ठीक है, उस आउटडोर कैटरर ने कंपनी को बिल इश्यू किया, ठीक है, तो उसकी आईटीसी अलाउ होगी कि नहीं? हो जाएगी, क्यों? क्योंकि
फैक्ट्री सेक्टर में दे रखा है, रिक्वायर्स अ कंपनी टू सेट अप ए कैंटीन। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत बोला हुआ है कि अगर कंपनी फैक्ट्री रन करती है तो फैक्ट्री के अंदर कैंटीन मेंटेन करना जरूरी है, ठीक है। और कैंटीन एम्प्लॉइज को सप्लाई करे फूड एंड बेवरेजेस की, तो इसलिए कैटरिंग सर्विस ली गई, तो इसकी आईटीसी अलाउ हो जाएगी क्या? यस। क्यों? एक एम्प्लॉयर आउटडोर कैटरर की सर्विस ले रहा है अपने एम्प्लॉइज को देने के लिए, और ये सर्विस देना एम्प्लॉयर के लिए ऑब्लिगेटरी है, अपने एम्प्लॉइज को देना स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयर का अपने एम्प्लॉय को ये सब देना, खाना प्रोवाइड करना कैंटीन में। उसके लिए कंपनी ने किसी आउटडोर कैटरर की सर्विस ली, उसके बिल में जो इनपुट टैक्स लगा होगा उसकी क्रेडिट मिल जाएगी। बात समझे? चलिए, अब तुमने काफी सारे एग्जाम्पल्स समझे। अच्छा, एक बात और नोट करना, चलिए वो बाद में नोट करते हैं। हेल्थ, इस पेज पर 3 बार वर्ड आ गया, आपको डिफरेंस नोट करना पड़ेगा, वो हम बाद में करते हैं अभी। चलिए, अब आते हैं हम क्लॉज ई, मेंबरशिप ऑफ ए क्लब। मेंबरशिप ऑफ ए क्लब, क्लब की मेंबरशिप पर जीएसटी लगता है, ये हमने पढ़ा था 2nd चैप्टर में। नहीं याद आ रहा है? बिजनेस की डेफिनेशन खोल के देखो कि क्लब मेंबरशिप फीस पर जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो उस पर जीएसटी लगा, तो सपोज एक कंपनी है अपने एम्प्लॉइज को क्लब ज्वाइन करवा रही है और उसकी मेंबरशिप फीस कंपनी भर रही है, तो क्लब मेंबरशिप फीस का बिल किसको इश्यू करेगा? कंपनी को। उस बिल में जीएसटी लगाएगा? यस, लगाएगा क्लब। और कंपनी के एंगल से वो इनवर्ट सप्लाई है, यस, और इस इनवर्ट सप्लाई के बिल में जो इनपुट टैक्स लग के आएगा इसकी आईटीसी नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शनल केस में मिल जाएगी, एक्सेप्शन है यहां पर। अगर ये सर्विस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, मतलब ये गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा है कि एम्प्लॉयर के लिए ऑब्लिगेटरी है अपने एम्प्लॉयज को ये सर्विस देना अंडर एनी लॉ, तो फिर क्लब मेंबरशिप फीस में जो बिल है उसमें जो इनपुट टैक्स लग रहा है कंपनी को, उसकी आईटीसी कंपनी को मिल जाएगी। समझे बात? फिर हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, इसने बिल इश्यू किया, ठीक है। हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर मतलब जिम, ठीक है। तो जिम ने बिल इश्यू किया, उसमें टैक्स लगा के दिया बिल कस्टमर को, तो आईटीसी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ऋतिक रोशन या टाइगर श्रॉफ, इन्होंने जिम ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। तो जिम वाले इनको बिल इश्यू करेंगे, उसमें इनपुट टैक्स लगा होगा इनके, तो उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ को उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। क्यों? इस आईटीसी को गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में। क्लियर? लेकिन हाँ, अगर अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, तो फिर आईटीसी अलाउ हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, ऊपर भी हम ऐसा पॉइंट पढ़ चुके हैं। देखिए 3 बार ऐसे वर्ड यूज हुए हेल्थ से रिलेटेड, इसी पेज पर 3 बातें आई आपके सामने। एक तो था आपके हेल्थ सर्विस, एक आया हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ, और तीसरा आपके आया हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। आईटीसी ब्लॉक कर दिए, ठीक है। लेकिन हाँ, अंडर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, तो आईटीसी अलाउ हो जाएगी।
अच्छा, एक एग्जाम्पल हम और करते हैं इसका, पॉइंट नंबर डी का, हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर हम एक एग्जाम्पल करते, देखो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए क्या दे रखा था, देखिए पहले ये हम इरेज कर लेते हैं फिर समझते हैं। देखो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए क्या बोल रखा है। हेल्थ इंश्योरेंस, मान लीजिए एक एम्प्लॉयर है, अपने एम्प्लॉयज का हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है, अपने एम्प्लॉयज के लिए मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, उसके बिल में इनपुट टैक्स लग के आया, एम्प्लॉयर कंपनी को उसकी आईटीसी नॉर्मली नहीं मिलेगी, नॉर्मली नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मान लीजिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहा है या लाइफ इंश्योरेंस करवा रहा है, एम्प्लॉयर को लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अपना बिल इश्यू करेगी, उसमें इनपुट टैक्स लगा हुआ होगा, बट उसकी क्रेडिट एम्प्लॉयर को नॉर्मली नहीं मिलेगी। लेकिन मान लीजिए एम्प्लॉयर कंपनी है एक माइन कंपनी, ठीक है, माइंस। अब माइंस के लिए, माइंस के में जो एम्प्लॉयर है, माइंस का जो ऑनर है, एम्प्लॉयर है, अपने एम्प्लॉयज का हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहा है, लाइफ इंश्योरेंस करवा रहा है, और ऐसा करना जरूरी है, ठीक है। गवर्नमेंट ने काफी सारे कानून बना रखे हैं माइंस से रिलेटेड, और उन कानूनों में मैंडेटरी कर रखा है कि ऐसा माइन ऑनर अगर एम्प्लॉयर है, अपने एम्प्लॉय के लिए क्या करेगा, लाइफ इंश्योरेंस करवाएगा और हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाएगा, और ऐसा करना उसके लिए मैंडेटरी है। तो फिर उस केस में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो बिल इश्यू करेगी, उसमें जो इनपुट टैक्स लगा होगा उसकी आईटीसी एम्प्लॉयर माइन कंपनी को मिल जाएगी। बात समझे, ठीक है। तो दे रखा था आपको यहां पर हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन तो आईटीसी अलाउ हो जाएगी, राइट। चलिए अब देखिए, तीन बातें थी। हेल्थ सर्विस मतलब मेडिकल सर्विस, हेल्थ इंश्योरेंस अलग बात है, और हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर जिम अलग बात है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर एफ, ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वैकेशन। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को वैकेशन पर छुट्टियां मनाने के लिए ट्रैवल बेनिफिट देता है, जैसे लिव ट्रैवल कंसेशन एलटीसी और होम ट्रैवल कंसेशन। तो मान लीजिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ट्रैवल बेनिफिट दे रहा है, तो वो कंपनी जो ट्रैवल सर्विस दे रही है, ट्रैवलिंग कंपनी, वो बिल इश्यू करेगी एम्प्लॉयर को, उसमें जीएसटी लगा होगा, इनपुट टैक्स लगा होगा, उसकी आईटीसी एम्प्लॉयर को नहीं मिलेगी, ठीक है। या होम ट्रैवल कंसेशन, होटल बुक कराया एम्प्लॉय को, हॉलीडे होम फैसिलिटी दी एम्प्लॉयर ने, तो होटल वाले ने अपने बिल में इनपुट टैक्स लगाया, वो एम्प्लॉयर के लिए इनपुट टैक्स है, बट उसकी आईटीसी एम्प्लॉयर को नहीं मिलेगी। लेकिन एक्सेप्शन यहां पर भी है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ये सब दे रहा है अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, तो फिर इस ट्रैवल बेनिफिट का जो बिल आएगा एम्प्लॉयर को, उसमें जो इनपुट टैक्स लगा होगा उसकी आईटीसी मिल जाएगी। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर जी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। ठेकेदार वर्क कॉन्ट्रैक्टर है, सर्विस दे रहा है, when supplied for construction of immovable property के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कोई वर्क कॉन्ट्रैक्टर अपनी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहा है, तो वो वर्क कॉन्ट्रैक्टर बिल इश्यू करेगा, उसके बिल में टैक्स लगा होगा, उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इनवर्ट सप्लाई ली गई वर्क कॉन्ट्रैक्टर सर्विस की, क्यों? फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है।
तो इस वर्क कॉन्ट्रैक्टर जो बिल इश्यू करेगा उसमें जो इनपुट टैक्स लगा होगा रेसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रिसीव्ड फ्रॉम थर्ड पार्टी बाय एसएससी फॉर ओन पर्पस। थर्ड पार्टी से वर्क कॉन्ट्रैक्टर से सर्विस लिए अपने खुद के लिए, मतलब ठेकेदार है, ठेकेदार अपना बिल इश्यू करेगा, उसमें जो इनपुट टैक्स लगा होगा उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्शनल केसेस में मिल जाएगी, एक्सेप्शनल केसेस में मिल जाएगी। वेयर इट इज एन इनपुट सर्विस, अगर ये वर्क कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस इनपुट सर्विस है फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। ठीक है, मतलब सब कॉन्ट्रैक्ट और सेम लाइन ऑफ बिजनेस है तो अलाउड। ठीक है, या अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लांट मशीनरी है, इसके कंस्ट्रक्शन के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस ली गई, तो वर्क कॉन्ट्रैक्टर सर्विस के बिल में जो इनपुट टैक्स लग कर आएगा उसकी आईटीसी मिल जाएगी। क्यों? अगर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लांट मशीनरी है तो मिल जाएगी। समझे बात? अब इस बात को हम ऐसे समझते हैं, देखो सपोज वर्क कॉन्ट्रैक्टर ए है, एक्स लिमिटेड या मिस्टर पी को वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहा है, उसकी आईटीसी नॉर्मली अलाउ नहीं है। बात समझे? वर्क कॉन्ट्रैक्टर ए है, वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहा है, एक्स लिमिटेड को या मिस्टर पी को आईटीसी अलाउ नहीं होगी। किसको? एक्स लिमिटेड या मिस्टर पी को, रेसिपिएंट को। लेकिन अगर ये वर्क कॉन्ट्रैक्टर ए अपनी आउटपुट सप्लाई देने के लिए किसी दूसरे वर्क कॉन्ट्रैक्टर बी की इनवर्ट सप्लाई लेता है, तो फिर उसको आईटीसी अलाउ हो जाएगी। मतलब वर्क कॉन्ट्रैक्टर टू वर्क कॉन्ट्रैक्टर सर्विस दी गई, आईटीसी अलाउड। क्यों? सेम लाइन ऑफ बिजनेस। या हम यूं कहें वर्क कॉन्ट्रैक्टर ए ने अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट बी को सब कॉन्ट्रैक्ट किया तो अलाउड हो जाएगी आईटीसी। एक्सेप्शन में चला गया ना तो आईटीसी अलाउ हो जाएगी। अरे बातें समझ आ रही है कि नहीं? समझ आ रही हैं? तो देखो हमने यही पढ़ा हमने। अगर वर्क कॉन्ट्रैक्टर टू वर्क कॉन्ट्रैक्टर मतलब सेम लाइन ऑफ बिजनेस है तो आईटीसी अलाउ हो जाएगी। तो नॉर्मली वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की आईटीसी अलाउ नहीं होती, लेकिन अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस है तो अलाउ हो जाएगी। या अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो प्लांट मशीनरी है तो हो जाएगी आईटीसी अलाउ। चलिए फिर पॉइंट नंबर एच। अब एक ध्यान रखना, हम पॉइंट नंबर जी पढ़ा हमने जिसमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रखा था, और पॉइंट नंबर एच पढ़ रहे हैं। हमको आगे चलकर पॉइंट नंबर जी और एच को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस समझ ली है पॉइंट नंबर जी में, क्लियर? पॉइंट नंबर एच के साथ आगे चलकर इसका कंपैरिजन होना है, तो ध्यान से समझना। तो देखो पॉइंट नंबर एच क्या है। अगर इनवर्ट सप्लाई ली गई है गुड्स और सर्विस की रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो प्लांट मशीनरी नहीं हो, ऑन हिज ओन अकाउंट, मतलब डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन सर्विस करवा रहे हैं, कोई ठेकेदार बीच में इन्वॉल्व नहीं है। अरे जरूरी है क्या ठेकेदार को ठेका दें हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए? नहीं। एक कंपनी है, मान लीजिए उसको अपनी ऑफिस बिल्डिंग बनवानी है, उसने किसी ठेकेदार को नहीं बुलाया, सीधे मजदूर बुलवा दिए और सीमेंट बजरी परचेस कर लिया। मान लो सीमेंट परचेस किया, तो अगर ये कंपनी डायरेक्ट अपने ओन अकाउंट पर कंस्ट्रक्शन करवा रही है और उसके लिए गुड्स और सर्विस की इनवर्ट सप्लाई ली है, जैसे मान लो सीमेंट खरीदा,
उसकी इनवर्ट सप्लाई ली तो सीमेंट के बिल में जो इनपुट टैक्स लगा होगा उसकी भी आईटीसी नहीं मिलेगी। ध्यान से सुनो, जो सीमेंट का बिल होगा फॉर डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑन हिज ओन अकाउंट, तो सीमेंट जो खरीदा गया, इनवर्ट सप्लाई ली गई, तो सीमेंट के परचेस के बिल में जो इनपुट टैक्स लगा है उसकी भी आईटीसी नहीं मिलेगी। इस आईटीसी को ब्लॉक कर दिया गया है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में। बात समझ रहे हो? लेकिन एक्सेप्ट अगर दूसरों के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं, ऑन अकाउंट नहीं हुआ फिर तो आईटीसी अलाउ हो जाएगी। समझे बात? या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं प्लांट मशीनरी का, उसके लिए गुड्स और सर्विस की इनवर्ट सप्लाई ली तो आईटीसी अलाउ हो जाएगी। तो सिंपल बात है, अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उसके लिए गुड्स और सर्विस की इनवर्ट सप्लाई ली, आईटीसी अलाउड नहीं। लेकिन अगर प्लांट मशीनरी का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसके लिए गुड्स और सर्विस की इनवर्ट सप्लाई ली तो आईटीसी अलाउड। बात समझे? तो देखो यहां पर पॉइंट नंबर जी में क्या था? वर्क कॉन्ट्रैक्टर इन्वॉल्व है, ठेकेदार इन्वॉल्व है, उससे सर्विस ली। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर पॉइंट नंबर एच कह रहा है डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन करवा दिया हमने ऑन अकाउंट पर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो भी आईटीसी नहीं मिलेगी। बात समझ आई? देखो इस बात को हम फिर एक डायग्राम से समझते हैं। देखो अगर कंस्ट्रक्शन करवा रहे ऑन अकाउंट पर, उसके लिए गुड्स और सर्विस खरीदा, रेसिपिएंट एक्स लिमिटेड या मिस्टर पी, आईटीसी अलाउ नहीं होगी। बात समझे? तो ठेकेदार से करवाएं कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की आईटीसी नहीं मिलेगी। और अगर कंस्ट्रक्शन करवा रहे ऑन अकाउंट पर डायरेक्ट खुद, उसके लिए गुड्स और सर्विस खरीदा, उसके परचेस की बिलों में इनपुट टैक्स लग कराया, आईटीसी नहीं मिलेगी। दोनों ही केसेस में आईटीसी को ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है ना? तो ये आपका पॉइंट नंबर जी और एच था। ठीक है, तो ये हमने आपका वर्क कॉन्ट्रैक्टर वाला पॉइंट नंबर जी, ये आपका जी। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्शन ऑन ओन अकाउंट, ये एच। बात समझे? समझे कि नहीं? चलो अब आते हैं हम आगे और बात करते हैं, आगे और भी बातें करते हैं। देखिए अब हम पढ़ते हैं एक एक्सप्लेनेशन, जो पॉइंट नंबर क्लॉज जी और एच दोनों के लिए काम आएगा। मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जी क्या था? उसके लिए वर्क कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस ली, और एच क्या था? डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑन हिज ओन अकाउंट। तो क्लॉज जी और एच दोनों के लिए ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लॉज जी एंड एच, कंस्ट्रक्शन वर्ड यूज हुआ ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है? कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स रिकंस्ट्रक्शन। मतलब क्या? बिल्डिंग तोड़वाकर दोबारा बनवाई, रिकंस्ट्रक्शन, उसे भी कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। रिनोवेशन कराया, उसको भी कंस्ट्रक्शन ही बोलेंगे। एडिशनल अल्ट्रेशन कराया, उसको भी कंस्ट्रक्शन ही बोलेंगे। और खास बात, बहुत खास बात, ध्यान से सुनना, रिपेयर करवाई इमूवेबल प्रॉपर्टी की, और उस रिपेयर को कैपिटलाइज किया हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिपेयर करवाई, और ये रिपेयर कैपिटल नेचर की रिपेयर है। इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेसिपिएंट ने कैपिटलाइज किया है। तो ये जो रिपेयर का बिल आएगा, ये जो रिपेयर का बिल आएगा, उसमें जो इनपुट टैक्स लगा होगा, आईटीसी नहीं मिलेगी। समझे बात? मतलब कैपिटल नेचर की रिपेयर है,
इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, उसको भी कंस्ट्रक्शन मानेंगे, ठीक है। और उस केस में क्या होगा, आईटीसी नहीं मिलेगी, उस रिपेयर का जो बिल आएगा उसमें जो टैक्स लगा होगा उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। अब एक रिवर्स पॉइंट, अगर ये रिपेयर को बुक्स अकाउंट्स में कैपिटलाइज नहीं किया गया है, ये रिपेयर रेवेन्यू नेचर की रिपेयर है, इस रिपेयर को डायरेक्टली P&L अकाउंट में चार्ज किया गया है, तो रेवेन्यू नेचर की रिपेयर का बिल है। रिपेयर किस में हुई, टू इमूवेबल प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो फिर ये कंस्ट्रक्शन नहीं कहलाएगा, तो फिर आईटीसी मिल जाएगी। बात समझे कि नहीं? देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रिपेयर हो रही है, चेक करो कि ये रिपेयर कैपिटल नेचर की रिपेयर है क्या? ये रिपेयर कैपिटल नेचर की रिपेयर है क्या? अगर है तो इसकी आईटीसी अलाउ नहीं होगी। लेकिन अगर ये रिपेयर रेवेन्यू नेचर की रिपेयर है, डायरेक्टली P&L अकाउंट में चार्ज हो रही है, तो इसकी आईटीसी अलाउ हो जाएगी। रिपेयर किसकी? इमूवेबल प्रॉपर्टी की, ठीक है। चलिए, अब तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखो, एग्जाम्पल दे रखा है, कंपनी बायस मटेरियल एंड हायर्स ए कॉन्ट्रैक्टर टू कंस्ट्रक्ट ए ऑफिस बिल्डिंग टू हाउस द प्लांट सुपरवाइजरी स्टाफ। जो इनपुट टैक्स पेड हुआ गुड्स और सर्विस पर, उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। देखिए, ये मटेरियल डायरेक्ट खरीदा, ये एच में चला जाएगा, इसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। और वर्क कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस ली, ये जी में चला जाएगा, ठीक है, तो उसकी भी आईटीसी नहीं मिलेगी। मतलब वर्क कॉन्ट्रैक्टर भी तो अपना बिल इश्यू करेगा। तो मटेरियल का बिल है, डायरेक्ट परचेस किया, ये पॉइंट एच में चला जाएगा, आईटीसी नहीं मिलेगी। और फिर ये वर्क कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस, ये पॉइंट नंबर जी में चला जाएगा, क्लॉज जी में चला जाएगा। और उस वर्क कॉन्ट्रैक्टर ने जो बिल इश्यू किया, उसमें जो इनपुट टैक्स लग के आया, उसकी भी आईटीसी नहीं मिलेगी कंपनी को। बात समझे कि नहीं? अरे तुमको समझ आया कि नहीं आया? चलिए, अब पॉइंट नंबर आई करते हैं। देखो, इनवर्ट सप्लाई ली गई गुड सर्विस की, ऑन विच कंपोजिशन टैक्स पे हुआ। अरे तो मतलब क्या? इनवर्ट सप्लाई जिस पर कंपोजिशन स्कीम लगी, मतलब कंपोजिशन सप्लायर से हमने परचेस की। हमने इनवर्ट सप्लाई किससे ली? कंपोजिशन सप्लायर से। अरे तो उसने जो बिल इश्यू किया होगा उसमें तो टैक्स ही नहीं लगा होगा ना, क्योंकि कंपोजिशन सप्लायर टैक्स इनवॉइस इश्यू ही नहीं कर सकता। तो आपके परचेस के बिल में टैक्स लगा हुआ ही नहीं है, तो आप आईटीसी कैसे लोगे? नहीं मिलेगी। टैक्स ही नहीं लगा हुआ है तो आईटीसी कैसे लोगे? क्योंकि कंपोजिशन सप्लायर टैक्स लगा के इनवॉइस इश्यू कर ही नहीं सकते। आपने इनवर्ट सप्लाई ली कंपोजिशन सप्लायर से, तो ऐसी इनवर्ट सप्लाई पर टैक्स बिल में लगा हुआ ही नहीं, आईटीसी मिलेगी ही नहीं। और एक और इस बात को कंपेयर करो, आपने इनपुट टैक्स पढ़ा था ना डेफिनेशन में, इनपुट टैक्स पढ़ा था आपने डेफिनेशन में, उसमें आओ देखो, क्लियर बोला ना, देखो, बट डज नॉट इंक्लूड द टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन लेवी। जो टैक्स कंपोजिशन लेवी के तहत पेड हुआ है उसको तो इनपुट टैक्स ही नहीं मानते,
तो जब वो इनपुट टैक्स ही नहीं है तो आप आईटीसी कैसे लोगे? अरे आईटीसी इनपुट टैक्स की मिलती है ना। जो कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पेड होता है उसको तो इनपुट टैक्स ही नहीं माना जाता। ठीक है, तो उसकी भी आईटीसी नहीं मिलेगी। तो पहली बात वो इनपुट टैक्स ही नहीं है। दूसरी बात सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ने फिर भी एहतियात के तौर पर इसकी आईटीसी को ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, तो बातें समझ आ रही हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनवर्ड सप्लाई ली गुड्स की चाहे सर्विस की, किसने? एनआरटीपी ने, रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। एक एनआरटीपी ने विद इन इंडिया गुड्स और सर्विस की इनवर्ड सप्लाई ली, उसके परचेस के बिलों में टैक्स लगा हुआ है बट उसको आईटीसी नहीं मिलेगी। इसमें एक्सेप्शन, एक्सेप्ट ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम। उसने जो गुड्स इंपोर्ट किया उस पर आईजीएसटी लग के आया, उसकी आईटीसी तो उसको मिलेगी। उसने जो गुड्स इंपोर्ट किया फॉरेन कंट्रीज से, उस पर एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन आईजीएसटी लगा, उसकी आईटीसी तो उसको मिलेगी। लेकिन उसने विद इन इंडिया जो गुड्स परचेस किया, सर्विसेज परचेस की, उनके परचेस के बिलों में जो इनपुट टैक्स लगा उसकी आईटीसी उसको नहीं मिलेगी। मतलब ये स्पेशल प्रोविजन एनआरटीपी के लिए। अच्छा, एनआरटीपी होता क्या है बताओ? एनआरटीपी क्या होता है? ये ओकेजनल ट्रांजैक्शन करता है। ठीक है, इसका इंडिया में पैन नंबर नहीं होता है, इंडिया में इसका बिजनेस प्लेस भी नहीं होता है, इंडिया में इसका रेजिडेंस भी नहीं होता है, बट ये इंडिया में ओकेजनल ट्रांजैक्शन करता है। ठीक है, वो कहलाता है एनआरटीपी। चलो एनआरटीपी की डेफिनेशन दे रखी है चैप्टर के शुरू में, फटाफट पढ़ लो उसको। ठीक है, चलिए एनआरटीपी की डेफिनेशन दे रखी है चैप्टर के शुरू में, उसको हम पढ़ लेते हैं कि क्या है डेफिनेशन। देखिए पेज नंबर 150 पर दे रखी है, पेज नंबर 150 निकालो, उस पर एनआरटीपी की डेफिनेशन दे रखी है। मीन्स एनी पर्सन who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or service or both। जो occasional transaction करता है, occasional outward supply करता है, whether as principal or agent or in any other capacity। लेकिन उसका इंडिया में फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, रेजिडेंस भी नहीं है। ठीक है, और उसका इंडिया में पैन नंबर भी नहीं होता है। समझे? एनआरटीपी के लिए रेस्ट्रिक्शन क्या लगाया गया कि अगर उसने विद इन इंडिया गुड्स और सर्विस परचेस किए, उस पर इनपुट टैक्स लगा, उसको आईटीसी नहीं मिलेगी। हाँ, उसने कुछ गुड्स इंपोर्ट किया, उस पर आईजीएसटी लगा, तो उसकी आईटीसी उसे मिल जाएगी। ठीक है, इंपोर्टेड गुड्स की आईटीसी मिल जाएगी उसको। बाकी इंडिया में जो वो लोकल परचेस करेगा ना, उसकी आईटीसी उसे नहीं मिलेगी। हमने पढ़ लिया पॉइंट नंबर जे। अब कोई गुड्स और सर्विस खरीदा गया टोटली पर्सनल कंजम्पशन के लिए, टोटली पर्सनल कंजम्पशन के लिए खरीदा गया, तो उसकी भी आईटीसी नहीं मिलेगी। हाँ, पार्टली बिजनेस पर्पस, पार्टली पर्सनल, तो फिर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 लग जाता है, फिर प्रोपोर्शनेट आईटीसी अलाउ होती है। तो ये पॉइंट कब लगेगा? टोटली पर्सनल कंजम्पशन के लिए गुड्स और सर्विस की इनवर्ड सप्लाई ली, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। अच्छा, फिर क्लॉज एल, गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ कर दिया आपने, गुड्स लॉस्ट, स्टोलन चोरी हो गया, डिस्ट्रॉयड आग लग गई, बाढ़ आ गई, डिस्ट्रॉय हो गया। अच्छा, ये रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑफ, वो गुड्स फिजिकली आपके पास पड़ा है बट आउटडेटेड हो गया है, काम नहीं आएगा। आपने इस गुड्स की इनवर्ड सप्लाई ली, ठीक है, अब काम नहीं आएगा, आउटडेटेड हो गया है, आप यूज नहीं करोगे इसको, तो आपने क्या किया? ये गुड्स फिजिकली तो पड़ा है आपके पास स्टोर रूम में, बट आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर
इसकी वैल्यू को राइट ऑफ कर दिया है। अरे ध्यान से सुनो, ये गुड्स फिजिकली आपके पास पड़ा है बट इसकी वैल्यू को आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में राइट ऑफ कर दिया है। तो फिर ऐसे गुड्स की इनवर्ट सप्लाई पर जो इनपुट टैक्स लगा हुआ था उसकी भी आईटीसी नहीं मिलेगी। क्लियर? या आपने ऐसा गुड्स खरीदा जो आप आगे बाद में गिफ्ट और फ्री सैंपल के तौर पे बांटोगे, तो उसकी भी इनवर्ट सप्लाई पर जो इनपुट टैक्स है उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। क्लियर? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर वाले कैलेंडर बांटते हैं, ठीक है, तो कैलेंडर की वो इनवर्ट सप्लाई लेते हैं आगे कस्टमर को फ्री सैंपल गिफ्ट के तौर पर देने के लिए, फिर उसकी आईटीसी इनको नहीं मिलेगी। समझे बात? इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो अपने कस्टमर्स को डायरी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री। तो इंश्योरेंस कंपनी जब डायरी परचेस करेगी, इनवर्ट सप्लाई लेगी, उसकी जो उस पे जो इनपुट टैक्स लग के आएगा उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। क्लियर? चलिए फिर क्लॉज एम। क्लॉज एम क्या बोल रहे हैं? कोई टैक्स आपने पे किया सेक्शन 74, 129 और 130 में, उस टैक्स पेड की भी आईटीसी नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट ने तो इतना लिख के छोड़ दिया कि कोई टैक्स आपने सेक्शन 74, 129 और 130 में पे किया उसकी आपको आईटीसी नहीं मिलेगी, बस। लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि सेक्शन 74, 129 और 130 में लिखा क्या है। तो देखो हम डिटेल में चलते हैं। सेक्शन 74 में आपने कोई टैक्स शॉर्ट पे किया या पे ही नहीं किया, आपको एरोनियसली रिफंड हो गया ड्यू टू फ्रॉड, मतलब आपने टैक्स पे किया ड्यू टू टैक्स इवेजन। आपने टैक्स इवेजन किया था, ठीक है, कम टैक्स पे किया, टैक्स इवेजन किया, डिपार्टमेंट ने डिमांड नोटिस निकाला और उसकी वजह से आपने वो टैक्स भरा, ठीक है, तो उसकी आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इनवर्ट सप्लाई ली थी जिसपे आरसीएम अप्लीकेबल था। आपने कोई इनवर्ट सप्लाई ली थी जिसपे आरसीएम अप्लीकेबल था, तो वो टैक्स आपको देना था, बट आपने टैक्स इवेजन कर दिया और ये टैक्स भरा ही नहीं। डिपार्टमेंट को पता लगा तो डिपार्टमेंट ने आपसे ये आरसीएम वाले टैक्स की वसूली कर ली। अब आप कह रहे हो मैंने पे किया है, और आरसीएम वाला टैक्स वैसे क्या होता है, इनपुट टैक्स माना जाता है क्योंकि इनवर्ट सप्लाई पे लगता है, तो आईटीसी नहीं मिलेगी क्योंकि ये आरसीएम वाला टैक्स का आपने टैक्स इवेजन किया था। अब पकड़े गए, अब पे कर दिया आपने, अब कह रहे हो आप मेरे को इसकी आईटीसी दे दो, नहीं मिलेगी। क्यों? टैक्स इवेजन क्यों किया था, ठीक है। तो कोई भी आपने टैक्स इवेजन किया, उसकी वजह से आपको टैक्स को भरना पड़ा, उसकी आईटीसी लेना चाह रहे हो, नहीं मिलेगी। फिर सेक्शन 129 क्या कह रहा है? अमाउंट पेड फॉर रिलीज ऑफ गुड्स और कन्वेंस इन ट्रांजिट। आपका माल रास्ते में था, ट्रक रास्ते में था, वो डिटेन कर दिया डिपार्टमेंट, रास्ते में रोक लिया, गुड्स और ट्रक दोनों, उसको रिलीज कराने के लिए आपने कोई अमाउंट पे किया, उसकी भी आईटीसी नहीं मिलेगी। फिर सेक्शन 130, कोई फाइन पे किया आपने, फाइन, आपका गुड्स कॉन्फिस्केट हो गया। कॉन्फिस्केट मतलब क्या? जब्त। कॉन्फिस्केशन मतलब जब्त हो गया, ठीक है, या अमाउंट पेड टुवर्ड्स रिडम्पशन ऑफ कॉन्फिस्केटेड गुड्स। तो फाइन पेड इन लिeu ऑफ कॉन्फिस्केशन, कॉन्फिस्केशन ना हो इसलिए आपने फाइन पे किया, या कॉन्फिस्केशन हो चुका था, ठीक है, वो कॉन्फिस्केटेड गुड्स के रिडम्पशन के लिए आपने कोई अमाउंट पे किया, ट्रक छुड़ाने के लिए कोई अमाउंट पे किया, फाइन पे किया, उसको भी कहीं टैक्स मानकर आईटीसी क्लेम मत करना, उसकी आईटीसी अलाउ नहीं है। तो जो भी अमाउंट आपने सेक्शन 74, 129 और 130 में पे किया है उसकी आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। क्लियर? ये था पूरा अपना कंप्लीट सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, ठीक है। तो आपने भले ही इन गुड्स और सर्विसेज की इनवर्ट सप्लाई ली और भले ही बिजनेस पर्पस के लिए ली,
भले ही इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आप इस इनवर्ट सप्लाई को यूज करोगे तब भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगी, बट एक्सेप्शन का ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सेप्शनल केसेस में मिल जाएगी। ठीक है, तो इतने सारे गवर्नमेंट ने आईटीसी ब्लॉक करने के पॉइंट दिए आपको, बट उसमें जगह जगह गवर्नमेंट ने एक्सेप्शन डाल दिए, तो एक्सेप्शनल केसेस में आपको आईटीसी अलाउ हो जाएगी। ठीक है, इन जनरल अलाउ नहीं होगी, बट एक्सेप्शनल केसेस में अलाउ हो जाएगी। फिर आइए देखो, अब सेक्शन 17 सबसेक्शन 6 में क्या दे रखा है। अगर आप सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, ये क्या था, बिजनेस पर्पस, नॉन बिजनेस पर्पस या टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई देने के लिए आपने कोई इनवर्ट सप्लाई ली, तो गवर्नमेंट उसकी क्रेडिट कैसे बांटेगी, वो गवर्नमेंट मैनर प्रेस्क्राइब करेगी। ठीक है, मतलब अपॉर्शनमेंट ऑफ आईटीसी, जहां सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 लगे या सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 लगे, वहां पर हमें आईटीसी अपॉर्शन करनी होगी, तो किस मैनर में की जाएगी, उसके लिए गवर्नमेंट कह रही है वो मैनर हम प्रेस्क्राइब करेंगे, और वो मैनर गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया रूल 42 और रूल 43 में। अच्छा, रूल 42 जो है ना, वो इनपुट और इनपुट सर्विस के लिए लगता है, और रूल 43 लगता है कैपिटल गुड्स के लिए, आईटीसी अपॉर्शनमेंट के लिए। अच्छा, ये बात हम वैसे बता चुके हैं, देखो बता चुके ना, ये था आपका सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 बिजनेस पर्पस, पर्सनल पर्पस। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्या था, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, आपको आईटीसी प्रोपोर्शनेट मिलेगी। ठीक है, और इनपुट और इनपुट सर्विस के लिए क्रेडिट अपॉर्शनमेंट रूल 42 में होगा, और कैपिटल गुड्स के लिए आईटीसी अपॉर्शनमेंट रूल 43 के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो ये बातें आई कहां से, सेक्शन 17 सबसेक्शन 6 से आई है। क्लियर? चलो अब करते हैं एक एक्सप्लेनेशन और दे रखा अंदर, एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि हमने वर्ड यूज किया प्लांट मशीनरी। अगर उसके कंस्ट्रक्शन के लिए आप कोई इनवर्ट सप्लाई लेते हो तो आईटीसी अलाउ हो जाती है, लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए कोई इनवर्ट सप्लाई लेते हो तो आईटीसी अलाउ नहीं होती है। तो प्लांट मशीनरी का क्या मतलब है, मींस अपैरेटस, इक्विपमेंट, मशीनरी फिक्स्ड टू अर्थ, ऐसी मशीनरी जो अर्थ में, जमीन में फिक्स कर दी गई है बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट। देखिए, कई बार प्लांट मशीनरी के वाइब्रेशन फ्री मूवमेंट के लिए हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, सपोर्ट बना देते हैं। ठीक है, उस पर हम प्लांट मशीनरी को रख देते हैं। तो वो जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट बनाया गया या फाउंडेशन बनाया गया, ठीक है, तो वो प्लांट मशीनरी कहलाएगा कि नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो। सपोज एक मशीनरी है आपकी, ठीक है, वो ऑपरेट होते वक्त वाइब्रेशन करती है। ठीक है, तो आपने उसके लिए एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट बना दिया। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चरल सपोर्ट में आपने कोई गुड्स और सर्विस खरीदा बनाने में, तो देखिए ये आपने खरीदा, ये तो प्लांट मशीनरी है ही, बट जो स्ट्रक्चर और सपोर्ट बनाया उसको भी प्लांट मशीनरी का पार्ट मानेंगे कि नहीं। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट और फाउंडेशन क्यों बनाया गया, उस प्लांट मशीनरी के लिए बनाया गया ना, तो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट और फाउंडेशन भी प्लांट मशीनरी का पार्ट माना जाएगा। ऐसा कहां लिखा है? अरे आगे पढ़ो ना। इंक्लूड्स सच फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, फिर उस फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट को भी प्लांट मशीनरी माना जाएगा। फिर एक्सक्लूड्स मतलब प्लांट मशीनरी नहीं है, ये तीन चीजें प्लांट मशीनरी नहीं मानी जाएंगी। कौन सी तीन चीजें? ये प्लांट मशीनरी नहीं मानी जाएंगी। लैंड, बिल्डिंग, अदर सिविल स्ट्रक्चर। अरे ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसको प्लांट मशीनरी कैसे मान लोगे? ठीक है, ये तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये तो प्लांट मशीनरी नहीं है। और टेलीकम्युनिकेशन टावर,
टेलीकम्युनिकेशन टावर को भी प्लांट मशीनरी नहीं माना जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। क्लियर। फिर पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइजेस, फैक्ट्री प्रीमाइजेस के बाहर पाइपलाइन लगवाई, इसको प्लांट मशीनरी नहीं माना जाएगा, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। इसके कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी गुड्स और सर्विस लगेंगे आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। क्यों? क्या माना जाएगा? ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन माना जाएगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें क्या हैं? प्लांट मशीनरी नहीं है। ये तीन चीजें क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। क्लियर। तो ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो ये अपना खत्म हुआ सेक्शन 17, सबसेक्शन 5 पूरा कंप्लीट। ब्लॉक क्रेडिट, तो कुछ केसेस में आईटीसी को गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया है, भले ही आपने वो इनवर्ट सप्लाई ली है बिजनेस पर्पस के लिए, तब भी उसकी आईटीसी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। क्लियर। अब हम करते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ब्लॉक्ड क्रेडिट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको कम से कम आप 2 बार रिवाइज करिए। चलिए इसके कुछ हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट पेज नंबर 176 पर, पेज नंबर 176 पर क्वेश्चन नंबर 3। पी लिमिटेड रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है, टैक्सेबल सप्लाई करता है गुड्स की, मैन्युफैक्चरर है, गुड्स की सप्लाई करता है। प्रोक्योर्ड द फॉलोइंग गुड्स, इन्होंने ये गुड्स खरीदे, गुड्स ही खरीदे इन्होंने, और इसकी वैल्यू को अपनी बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया। अच्छा, तो आप ऐसा कोई गुड्स खरीदते हो जिसकी वैल्यू को आप अपनी बुक्स में कैपिटलाइज कर देते हो, तो ये तो कैपिटल गुड्स हुए ना, हुए कि नहीं? बोलो। आपने चैप्टर के शुरू में सेक्शन 2+19 पढ़ा था, सेक्शन 2+19 कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन। ठीक है, तो ये कैपिटल गुड्स हैं, इनकी वैल्यू को अगर आप बुक्स में कैपिटलाइज कर लेते हो, और ये आपने क्यों खरीदे? टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ये कैपिटल गुड्स हैं। चलिए, आपने क्या क्या खरीदा? कंप्यूटर यूज्ड इन ऑफिस, इस पे 50,000 का जीएसटी लग के आया, 50,000 का जीएसटी लग गया परचेस के बिल में। आपको आईटीसी मिल जाएगी क्या? कैपिटल गुड्स की आईटीसी पूरी मिल जाएगी क्या? हाँ, इन जनरल पूरी मिल जाती है। तो इसकी आईटीसी ले लो, इसकी आईटीसी ले लो, 50,000 की आईटीसी ले लो, मिल जाएगी। क्यों? कैपिटल गुड्स है और बिजनेस पर्पस के लिए काम आया, मिल जाएगी। फिर आपने इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर खरीदा फैक्ट्री के लिए, तो उस पे 2,28,000 इनपुट टैक्स जीएसटी लग के आया, तो ये भी तो कैपिटल गुड्स है और बिजनेस के लिए काम आया है, आईटीसी मिल जाएगी, आईटीसी मिल जाएगी। क्लियर। फिर आपने माउल्ट्स एंड डाइस खरीदे फैक्ट्री में यूज करने के लिए, ये भी कैपिटल गुड्स हैं, और 38,000 का इस पे जीएसटी लग गया है, इनपुट टैक्स लग गया है, इसकी आईटीसी मिल जाएगी। फिर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट खरीदा फैक्ट्री में यूज करने के लिए, ये भी कैपिटल गुड्स है और आपने ये बिजनेस पर्पस के लिए खरीदा है, इसकी भी आईटीसी मिल जाएगी। क्लियर। देखो, इन सब की आईटीसी मिल गई, और ये आपके क्या हैं? ये चारों के चारों आपके क्या है? कैपिटल गुड्स है। और नोट नंबर 1 कमेंट कर देना, ऐसे नीचे नोट लिखना एग्जाम में जरूरी है। आप सिर्फ अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करके लिख देते हैं, फिर नीचे कमेंट लिखते ही नहीं, नीचे नोट आप लिखते ही नहीं, जिसकी वजह से आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। ऐसे ऐसे नोट्स लिखना नीचे जरूरी है। तो देखो, जो कैपिटल गुड्स है उसकी वैल्यू को आपने बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया, और वो आपने क्यों खरीदे? टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये चारों आपने खरीदे। ठीक है, तो आपको इसकी आईटीसी अलाउ हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेक्शन था आपका सेक्शन 2+19
क्लॉज 19, राइट। फिर आते हैं हम और बात करते हैं कैपिटल गुड्स आपने परचेस किया, ऑन विच डेप्रिसिएशन आपने क्लेम कर दिया फुल वैल्यू इंक्लूडिंग इनपुट टैक्स, फुल वैल्यू इंक्लूडिंग इनपुट टैक्स, और इनपुट टैक्स लगा था 1,42,000। ये टैक्स कंपोनेंट है, अरे इस टैक्स कंपोनेंट पे भी आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया। आपने पढ़ा सेक्शन 16 सबसेक्शन 3, अगर कोई कैपिटल गुड्स खरीदोगे उसके टैक्स कंपोनेंट पे भी आप डेप्रिसिएशन लगा दोगे तो उस टैक्स कंपोनेंट की आईटीसी नहीं मिलेगी। ऐसा हमने सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में पढ़ा था, ठीक है। तो इसका कमेंट कर देना नीचे, इसकी आईटीसी नहीं मिलेगी, ठीक है, इसकी आईटीसी नहीं मिलेगी निल, और नीचे कमेंट कर देना, नीचे कमेंट कर देगा इसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी, सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 की वजह से। अब बात करते हैं ऐसा कैपिटल गुड्स खरीदा जिसको आप यूज करोगे एज पार्ट्स, परचेज किया आपने सप्लायर से, हु पेड टैक्स 12,000 अंडर कंपोजिशन स्कीम, मतलब आपका वो सप्लायर कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है और वो कंपोजिशन टैक्स उसने आपसे मतलब पी लिमिटेड से नहीं वसूला है, मतलब परचेज के बिल में ये टैक्स लगा हुआ ही नहीं है। अरे वो कंपोजिशन सप्लायर से आपने परचेज किया, कंपोजिशन टैक्स तो वो अपनी सप्लायर अपनी जेब से भरेगा ना, पी लिमिटेड से थोड़ा ना वसूल करेगा बिल में। क्यों? कंपोजिशन सप्लायर बिल के अंदर टैक्स चार्ज ही नहीं कर सकता, तो आपको आईटीसी मिलेगी कैसे? और कंपोजिशन वाला टैक्स इनपुट टैक्स भी नहीं माना जाता है, क्लियर? इसकी भी आईटीसी नहीं मिलेगी, कमेंट लिख देना। चलो फिर मोटर व्हीकल खरीदा फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स हैविंग सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 पर्सन इंक्लूडिंग ड्राइवर, छोटी गाड़ी, आईटीसी नहीं मिलेगी। अप टू 13 पर्सन इंक्लूडिंग ड्राइवर होता है ऐसा मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स के लिए खरीदा है, आईटीसी नहीं मिलेगी। फिर मोटर लॉरी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अगर है, हाँ तो इसकी मिल जाएगी, इसकी मिल जाएगी 2,24,000 की मिल जाएगी आईटीसी, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन क्रेडिट से किसकी ब्लॉक की है? ऐसे मोटर व्हीकल की जो पैसेंजर जो पर्सन्स के ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है, ये तो गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में काम आ रहा है ना, तो इसकी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसकी आईटीसी ले लो, ले लो इसकी आईटीसी, ले लो इसकी आईटीसी, क्लियर। फिर आइए, आपने मोटर बस खरीदी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स खरीदी, ध्यान से सुनना, अरे ध्यान से सुनना, बस खरीदी मोटर बस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स, उसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 है, एक्सक्लूडिंग ड्राइवर है, हमें ड्राइवर को इंक्लूड करके देखना है। तो देखो नॉर्मली ड्राइवर एक होता है ना, एक, और 13 पर्सन है, तो ये तो 14 हो गया, टोटल 14। अप टू 13% तक होता है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो आईटीसी ब्लॉक होती है। ये तो 14 हो गया ना ड्राइवर को शामिल करके, तो फिर इसकी आईटीसी अलाउ हो जाएगी। समझ आ रही बात? चलो अब तो ऐसे नीचे कमेंट कर देना, कमेंट कर देना, समझे बात? चलिए, कमेंट अगर नीचे नहीं करेंगे, नीचे नोट नहीं लिखेंगे, एग्जाम में आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन का तरीका देख लेना। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट टू सुप्रीम लिमिटेड, ये भी मैन्युफैक्चरर है ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स, इन्होंने ये आइटम प्रोक्योर किए हैं जनवरी मंथ में। क्या क्या खरीदा? इनपुट खरीदा, इस पे टैक्स लग के आया, जीएसटी लग के आया 88,000, ये इनपुट मैन्युफैक्चरिंग में यूज होगा फाइनल प्रोडक्ट की। हाँ तो ये इनपुट है, इनपुट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 59 में दे रखी है, तो ये एलिजिबल इनपुट है, इसकी आईटीसी मिल जाएगी, ले लो। तो ये आईटीसी ले लीजिए आप, 88,000 इसकी आईटीसी आपको मिल जाएगी। फिर आपने सेकंड खरीदा, इनपुट परचेस किया डायरेक्टली, इनपुट परचेस कर लिया,
और डायरेक्टली डिलीवर कर दिया मिस्टर भोमाराम को, जो कि आपका जॉब वर्कर है और रजिस्टर्ड है। अरे बिल टू शिप टू मॉडल लग गया। ये आपको एक्चुअली रिसीव नहीं हुआ। देखो, आपको सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर कंडीशन डाल रखी थी, अगर आपको आईटीसी लेनी है तो वो गुड्स आपको एक्चुअली रिसीव होना चाहिए। लेकिन फिर एक्सप्लेनेशन में बोला कि अगर रेसिपिएंट ने डायरेक्शन देकर सप्लायर को बोला कि ये गुड्स किसी थर्ड पार्टी को डिलीवर कर दो, तो उस सिचुएशन में रेसिपिएंट को वो गुड्स मिला ही नहीं, तब भी रेसिपिएंट को आईटीसी मिल जाएगी। बिल टू शिप टू मॉडल, तो ये भी आईटीसी ले लो, मिल जाएगी। फिर पैकिंग मटेरियल खरीदा, हाँ तो ये इनपुट है। इनपुट कैसे? अरे इनपुट की डेफिनेशन पढ़ो सेक्शन 259 में, और वहां क्या दे रखा है? कोई भी गुड्स जो कैपिटल गुड्स नहीं है वो इनपुट है, और वो यूज होना चाहिए, यूज्ड और टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो उसकी आईटीसी मिल जाएगी। तो ये 9000 की भी मिल जाएगी। फिर फूड एंड बेवरेजेस खरीदा फ्रॉम राधे कैटरर्स फॉर बीइंग यूज्ड इन डीलर्स मीट, अरे इसकी आईटीसी ब्लॉक कर रखी है, नहीं मिलेगी। फिर पॉइंट नंबर 5, गुड्स यूज्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज ड्यूरिंग वारंटी पीरियड। हाँ, तो वारंटी पीरियड में फ्री सर्विस देनी होती है कस्टमर को। कोई गुड्स वारंटी में, अरे इलेक्ट्रिक आइटम्स होते हैं ना, वो वारंटी के बगैर बिकते नहीं है। फिर वारंटी पीरियड में है और कस्टमर आ गया तो आपको फ्री सर्विस देनी पड़ती है, और फ्री सर्विस देने में आपका कुछ इनपुट कंज्यूम होता है, तो वो आपका इनपुट हुआ कि नहीं? हाँ हुआ, तो उसकी आईटीसी आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर देखिए, गुड्स यूज्ड फॉर सेटिंग अप टेलीकम्युनिकेशन टावर, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अरे इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन में जो गुड्स यूज होता है ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑन इट्स ओन अकाउंट, तो इसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। क्यों? टेलीकम्युनिकेशन टावर को क्या माना जाता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसको प्लांट मशीनरी नहीं माना जाता है। हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा था सेक्शन 17 में, तो इसकी आईटीसी नहीं मिलेगी, फिर पॉइंट नंबर 7, इनपुट चोरी हो गया। तो हमने पढ़ा था गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, और गुड्स सप्लाइड एज फ्री, सैंपल, गिफ्ट, उसकी आईटीसी नहीं मिलती है, इसकी भी आईटीसी ब्लॉक्ड है, नहीं मिलेगी। फिर पॉइंट नंबर 8, इनपुट यूज्ड फॉर टेस्ट और क्वालिटी कंट्रोल चेक, हाँ इसकी मिल जाएगी, ये इनपुट है, मिल जाएगी। फिर गुड्स यूज्ड फॉर रिपेयरिंग द ऑफिस बिल्डिंग, और उसकी रिपेयर को आपने पीएनएल में डेबिट किया है, तो ये क्या है? पीएनएल में डेबिट किया रिपेयर को, ये रेवेन्यू नेचर की रिपेयर हुई, ठीक है। तो ये क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन रिपेयरिंग रेवेन्यू नेचर की होगी, तो उस रिपेयर का जो बिल होगा उसकी आईटीसी मिल जाएगी, 12,000 उसकी आईटीसी मिल जाएगी, तो ले लो 12,000 की आईटीसी ले लो। क्लियर? तो सॉल्यूशन कर देना, ऐसे नीचे नोट बना के लिखना सब में, नोट 1 2 3 4, ऐसे होना चाहिए काम, ठीक है। 2 नंबर मिलेंगे। काम करने का तरीका समझो, ढंग से काम करोगे तो नंबर मिलेंगे, ऐसे नीचे नोट लिखना, समझे बात? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल टू जैक लिमिटेड। उन्होंने कुछ गुड्स प्रोक्योर किए हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी। देखो क्या क्या परचेज किया। फर्स्ट, गुड्स परचेज फॉर बीइंग यूज्ड इन रिपेयरिंग द फैक्ट्री शेड एंड द सेम हैज बीन कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स। कैपिटलाइज कर दिया, रिपेयर है, बताइए आईटीसी मिलनी चाहिए क्या? फैक्ट्री शेड इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपने ये रिपेयर करवाया और इसके रिपेयरिंग को आपने बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया,
हमने पढ़ा था एक्सप्लेनेशन में कि अगर रिपेयरिंग करवाते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की, कंस्ट्रक्शन मानेंगे अगर वो रिपेयरिंग आपने क्या किया है, कैपिटलाइज कर दी अपनी बुक्स में, तो फिर इसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। हाँ, ये रेवेन्यू नेचर की रिपेयर होती तो इस रिपेयर के बिल में जो टैक्स लगा होता उसकी आईटीसी मिल जाती, लेकिन इस केस में नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए फिर गुड्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग एडिशनल फ्लोर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, 10,500 टैक्स लग के आया। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन है और डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन ऑन ओन अकाउंट है, इसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। फिर गुड्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू नेचुरल कैलमिटीज, हमने पढ़ा था गुड्स लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, पढ़ा था गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, उसकी वगैरह की आईटीसी नहीं मिलती है, ब्लॉक है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में। फिर पेपर रिम खरीदी, पेपर रिम खरीदी फॉर फोटोकॉपिंग मशीन, और फोटोकॉपिंग मशीन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में यूज होती है। हाँ, तो बिजनेस पर्पस है ना, तो ये पेपर रिम क्या हुआ, इनपुट, और ये खरीदा गया यूज्ड और टू बी यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ये इनपुट होने के लिए क्वालिफाई करता है सेक्शन 2 क्लॉज 59 में, तो इसकी आईटीसी मिल जाएगी। फिर गुड्स गिवन एज गिफ्ट नहीं मिलेगी, ब्लॉक है। फिर गुड्स सप्लाइड फॉर कैप्टिव कंजम्पशन इन द फैक्ट्री, कैप्टिव कंजम्पशन क्या होता है बताओ, कैप्टिव कंजम्पशन क्या होता है? देखो, आपने विद इन फैक्ट्री कोई गुड्स बनाया, ठीक है, विद इन फैक्ट्री कोई गुड्स बनाया, फिर उस गुड्स को आपने अपनी ओन फर्दर मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर लिया, ठीक है, अपने ही बनाए अपने ही मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को आपने अपनी फर्दर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर लिया, उसको बोलते हैं कैप्टिव कंजम्पशन। बात समझ आई? जैसे देखो, मान लीजिए आपने फैक्ट्री में रबड़ बनाया, ठीक है, फिर रबड़ जो आपने खुद बनाया था उसको आपने चप्पल्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर लिया, तो ये रबड़ का चप्पल्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होना कैप्टिव कंजम्पशन कहलाएगा, क्योंकि ये रबड़ की मैन्युफैक्चरिंग आपने खुद की थी। समझे बात? तो इसकी आईटीसी मिलेगी क्या? यस, गुड सप्लाइड फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, यस, ये आपका इनपुट है, इनपुट है कि नहीं? यस, इनपुट है ना, तो मिल जाएगी आईटीसी। फिर नेक्स्ट पॉइंट दे रखा आपको, फूड एंड बेवरेजेस परचेस फॉर एम्प्लॉइज ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। अरे कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है आपका, बोला क्या स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है? नहीं, तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम मानेंगे कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, तो फूड एंड बेवरेजेस इसकी आईटीसी ब्लॉक्ड है, क्रेडिट नहीं मिलेगी। फिर इनपुट यूज्ड इन ट्रायल रन्स, इसकी आईटीसी मिल जाएगी, इनपुट है ना, बिजनेस में यूज हो रहा है, मिल जाएगी। सीमेंट यूज्ड फॉर मेकिंग फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लांट मशीनरी, ऐसा स्ट्रक्चरल सपोर्ट और फाउंडेशन प्लांट मशीनरी का पार्ट माना जाता है, और प्लांट मशीनरी के कंस्ट्रक्शन के लिए आपने सीमेंट खरीदा, तो इसकी आईटीसी भी मिल जाएगी। समझे? क्लियर? चलिए, तो हमने कमेंट कर दिए, नीचे आपको इस तरीके से कमेंट बना के लिखना है। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। ABC कंपनी इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ हैवी मशीनरी, इन्होंने कुछ आइटम प्रोक्योर किए, परचेस किए, क्या? इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर खरीदा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, आप तो ये कैपिटल गुड्स है, मिल जाएगी आईटीसी। कैपिटल गुड्स सेक्शन 2 क्लॉज 19 मिल जाएगी। बिजनेस पर्पस में काम आ रहा है, हाँ, यस, मिल जाएगी। ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में मोटर व्हीकल काम आ रहा है, तो आईटीसी मिल जाएगी, तो इसे 1 लाख की भी मिल जाएगी। फिर रॉ मटेरियल खरीदा, ये इनपुट है, इनपुट की मिल जाएगी, इनपुट सेक्शन 2 क्लॉज 59। देखो, कुछ तो डेफिनेशंस के आप क्लॉज ध्यान रख ही लो।
कैपिटल गुड्स का सेक्शन 2 क्लॉज 19, इनपुट का सेक्शन 2 क्लॉज 59 और इनपुट सर्विस का सेक्शन 2 क्लॉज 60। एग्जाम में लिखोगे तो चेक करने वाले को मजा आ जाएगा और फिर वो आपको फटाफट नंबर देगा। ठीक है, चलो फिर confectionery item for consumption of employees working in the factory supplied through canteen। तो कैंटीन बनाई गई है और फैक्ट्री में मतलब स्टेचुरी ऑब्लिगेशन होगा, तो फूड और बेवरेजेस की सप्लाई दी जा रही है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है अंडर स्टेचुरी ऑब्लिगेशन, तो इसकी भी आईटीसी मिल जाएगी। तो 25,000 जीएसटी पेड, इसकी आईटीसी मिल जाएगी। फूड बेवरेजेस यूज्ड फॉर सेल टारगेट अचीवमेंट, ये कोई स्टेचुरी ऑब्लिगेशन नहीं है, तो इस 4,000 की आईटीसी नहीं मिलेगी। कार परचेस की फॉर बिजनेस पर्पस, इसकी भी आईटीसी नहीं मिलेगी। कार, इसकी सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो आईटीसी नहीं मिलेगी। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में इसकी आईटीसी को ब्लॉक कर रखा है। फिर ये मोबाइल परचेस किया फॉर बीइंग यूज्ड बाय डायरेक्टर फॉर कॉलिंग हिज वाइफ और अदर रिलेटिव्स ओनली, पर्सनल कंजम्पशन के लिए मोबाइल खरीदा, हमने पढ़ा था सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। अगर कोई गुड्स खरीदते हो, सर्विस खरीदते हो टोटली पर्सनल कंजम्पशन के लिए, तो आईटीसी नहीं मिलेगी। फिर स्टेशनरी परचेस की जो अगले दिन चोरी हो गई, गुड्स स्टोलन, उसकी आईटीसी नहीं मिलती, ब्लॉक्ड। फिर स्टोर्स परचेस्ड फायर कॉट विद इन जुलाई, सेम मंथ में आग लग गई, उसमें डिस्ट्रॉय हो गया ना, तो इस स्टोर्स पे टैक्स लगवाया 9,000, इसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। एसी परचेस किया एंड गिफ्टेड टू गवर्नमेंट ऑफिसर एज ब्राइब, ब्राइब हो या नहीं हो, ये गिफ्ट में दिया, तो कोई गुड्स आप परचेस करते हो गिफ्ट या फ्री सैंपल के तौर पर देने के लिए, तो उसकी आईटीसी नहीं मिलती है, तो उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। बात समझ आई? ठीक है, चलिए अब मैंने कमेंट कर दिया है, ये आपको इस तरीके से लिखना है, जिसकी आईटीसी मिलनी है वो ले लो, जिसकी नहीं मिलनी है उसके लिए निल लिखो। ठीक है, अच्छा प्रेजेंटेशन के 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो ऊपर टेबल बनाओ, उसके अंदर कोई कमेंट मत करो, कमेंट नीचे बाय वे ऑफ नोट करो, नोट लिख दो नीचे। लेकिन इसमें मैंने प्रेजेंटेशन का तरीका अलग रखा है, मैंने नीचे नोट नहीं लिखे, नोट मैंने पॉइंट, जैसे वो पॉइंट आ रहा था उसका नोट वहीं लिख दिया। प्रेजेंटेशन का तरीका ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करो, कंप्यूट करो, अवेलेबल विद जेब्रा मोटर्स लिमिटेड, जो कि मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्स है। ठीक है, और इन्होंने ये सर्विसेज ली हैं, ये सर्विसेज लिए, इनपुट सर्विसेज। इनपुट सर्विस की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 60 में होती है ऑफ सीजीएसटी एक्ट। अक्टूबर महीने में ये सब इन्होंने इनपुट सर्विस लिए। देखो, हायरिंग ऑफ मोटर बस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भाड़ा चार्ज नहीं कर रहे, हायरिंग सर्विस है, हायरिंग सर्विस। सिटिंग कैपेसिटी मोटर व्हीकल बस की 40 पैसेंजर की है, मतलब इस मोटर व्हीकल की सिटिंग कैपेसिटी अप टू 13% नहीं है। ठीक है, तो उसकी हायरिंग, तो इसकी आईटीसी अलाउ हो जाएगी क्या? क्या इस मोटर व्हीकल की क्रेडिट ब्लॉक है? नहीं, ब्लॉक नहीं है ना, तो इसके हायरिंग सर्विस की भी आईटीसी ब्लॉक नहीं होगी, मिल जाएगी। ठीक है, तो ले लो आईटीसी। चलिए फिर ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज, आपने एम्प्लॉइज को ट्रैवल बेनिफिट दिए, ऑन वेकेशन अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन दिए, तो उस ट्रैवल बेनिफिट्स के बिलों में टैक्स लग के आया, आईटीसी ले लो, मिल जाएगी। अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन एक्सेप्शन है, अलाउड है। चलिए, हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस फॉर एम्प्लॉइज, सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड अंडर गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, तो इसकी आईटीसी नहीं मिलेगी।
फिर हेल्थ एंड फिटनेस सर्विसेज अवेल्ड फ्रॉम रॉयल क्लब फॉर अपकीप ऑफ हेल्थ ऑफ देयर एम्प्लॉइज और सर्विसेज आर नॉट अवेल्ड अंडर गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन, तो इसकी भी आईटीसी नहीं मिलेगी। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, बट अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नहीं दे रहा है तो आईटीसी नहीं मिलेगी। और अगर अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन दे रहा होता तो मिल जाती फिर आईटीसी। देखिए फिर रूटीन एंड मेंटेनेंस सर्विसेस, रूटीन मेंटेनेंस सर्विस दी कार पर जो जेब्रा मोटर्स लिमिटेड खुद मैन्युफैक्चर करता है, तो खुद की ओन मैन्युफैक्चर्ड कार के लिए मेंटेनेंस सर्विस की इनवर्ट सप्लाई ली गई, उस पर टैक्स लग कर आया, बताइए आईटीसी मिलेगी या नहीं। देखिए हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर मैन्युफैक्चरर है 1 मिनट, अगर मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर है मोटर व्हीकल का, ठीक है, उसके मोटर व्हीकल पर आईटीसी अगर अलाउड है, ठीक है, तो वो मैन्युफैक्चरर कोई सर्विस लेता है रिपेयर मेंटेनेंस की या फिर इंश्योरेंस की या सर्विसिंग की, तो उसकी भी उसे आईटीसी अलाउ हो जाएगी। अब देखिए जेब्रा मोटर्स लिमिटेड जो है वो मैन्युफैक्चरर है, बट कार की मैन्युफैक्चरर है और कार की सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13% है, तो क्या इसकी क्रेडिट, इसकी मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस की क्रेडिट नहीं मिलेगी? सोच के बताइए। डिपेंड करता है कि उस मोटर व्हीकल की आईटीसी अलाउ है या नहीं, ठीक है। तो देखिए मोटर व्हीकल की आईटीसी अलाउ होगी या नहीं मोटर मैन्युफैक्चरर को, उस मोटर व्हीकल के रेस्पेक्ट में क्या वो मोटर व्हीकल ऐसा है जिसकी आईटीसी अलाउड होती है। अगर वो मोटर व्हीकल ऐसा है जिसकी आईटीसी अलाउड है, तो फिर मैन्युफैक्चरर जो है वो अगर रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस लेगा तो आईटीसी अलाउ हो जाएगी। अच्छा, ये कैसे पता पड़ेगा कि वो मैन्युफैक्चरर जो है वो मोटर व्हीकल पर आईटीसी अलाउड है? वो जो मोटर व्हीकल बनाया गया है उसकी आईटीसी अलाउड आईटीसी है। मोटर व्हीकल के लिए हमने क्लॉज ए पढ़ा था, वैसे मोटर व्हीकल की आईटीसी अलाउ नहीं होती है अगर अप टू 13% है, लेकिन एक्सेप्शन में एक बात दे रखी थी कि अगर वो मोटर व्हीकल की इनवर्ट सप्लाई ली गई है फॉर फर्दर सप्लाई के लिए, फर्दर सप्लाई, तो ये कस्टमर को बेच रहा है मोटर व्हीकल, फर्दर सप्लाई कर रहा है, एक्सेप्शन में चला गया मोटर व्हीकल, तो मोटर व्हीकल की आईटीसी अलाउड। मोटर व्हीकल ऐसा है जिसकी आईटीसी क्लॉज ए में रेसिपिएंट को अलाउ होगी, ठीक है। मोटर व्हीकल ऐसा है जिसकी आईटीसी रेसिपिएंट को अलाउ होगी। बताइए मैन्युफैक्चरर ने ये मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चर किया है, क्यों किया है? फर्दर सप्लाई के लिए, बताओ। और फर्दर सप्लाई तो एक्सेप्शन था ना। बताइए मोटर व्हीकल में जाइए आप, अगर मोटर व्हीकल है और फर्दर सप्लाई की जानी है उसकी, तो वो एक्सेप्शन में चला गया, फिर आईटीसी अलाउड, ठीक है। तो उसकी अगर मोटर व्हीकल की आईटीसी अलाउड है तो फिर उसके लिए जो रिपेयर मेंटेनेंस है उसकी भी आईटीसी अलाउ हो जाती है। देखो यहां पर दे रखा है, मोटर व्हीकल है, एक्सेप्शन में दे रखा है फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल,
ठीक है, तो अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस है, फर्दर सप्लाई करना चाहते हैं मोटर व्हीकल की, तो फिर एक्सेप्शन में चला जाता है। ठीक है, ऐसे मोटर व्हीकल पर आईटीसी अलाउड होती है। ठीक है, तो ऐसे मोटर व्हीकल की अगर आईटीसी अलाउड होगी तो फिर इसकी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जो इनवर्ट सप्लाई ली गई है, रिपेयर मेंटेनेंस की सर्विस की जो इनवर्ट सप्लाई ली गई है, उसकी भी आईटीसी अलाउ हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहां पर हमने लिखा था, क्वेश्चन का वो पार्ट निकालो, दे रखा आपको, देखिए कौन सा क्वेश्चन था ये आपका, यस, ये मोटर व्हीकल फर्दर सप्लाई के लिए है, यस, तो इसकी आईटीसी अलाउड है रेसिपिएंट को एज पर क्लॉज ए। तो अगर मैन्युफैक्चरर ऐसे व्हीकल के लिए रूटीन मेंटेनेंस की सर्विस लेगा तो उसे उसकी आईटीसी अलाउ हो जाएगी। क्लियर? तो इस केस में आपको 18,700 की आईटीसी अलाउ हो जाएगी, क्योंकि ये मोटर व्हीकल इलिजिबल है। एक्सेप्शन में कवर्ड हो गया, कैसे? इसकी फर्दर सप्लाई होगी, ये मैन्युफैक्चरर इस मोटर व्हीकल की फर्दर सप्लाई करेगा, हाँ, तो एक्सेप्शन में चला गया मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल की आईटीसी अलाउड, तो उसके लिए जो रिपेयर मेंटेनेंस की इनपुट सर्विस ली गई है उसकी भी आईटीसी अलाउड, राइट। चलिए फिर आगे देखा आपको, टेस्टिंग सर्विस कार इंजन के लिए ली गई, तो ये इनपुट सर्विस है और इसकी आईटीसी ब्लॉक नहीं है एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, तो ये भी अलाउड। अच्छा, फिर अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विसेज, ये इनपुट सर्विस है, ठीक है, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 60। फिर सेल्स प्रमोशन सर्विस, ये भी इनपुट सर्विस है, इसकी भी आईटीसी अलाउड हो जाएगी। मार्केट रिसर्च सर्विस, इसकी भी आईटीसी अलाउड हो जाएगी। क्वालिटी कंट्रोल सर्विस, ये भी, ये सब क्या है? इनपुट सर्विसेज, सेक्शन 2 क्लॉज 60, तो इसकी आईटीसी अलाउड। अब बात करते हैं रिपेयर सर्विस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, और रिपेयर का खर्चा आपने पीएनएल अकाउंट में डाला है, मतलब रेवेन्यू नेचर की रिपेयर है, तो यस, इसकी आईटीसी अलाउ हो जाएगी। अगर कैपिटल नेचर की रिपेयर होती तो अलाउ नहीं। वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, इसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। फिर वर्क कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस ली फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स नियर बाय द फैक्ट्री प्रीमाइजेस, नहीं होगी, अलाउ नहीं मिलेगी। फिर वर्क कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस ली फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए कार शेड, कार शेड, इसकी आईटीसी अलाउ हो जाएगी क्या? कार शेड इमूवेबल प्रॉपर्टी माने क्या? नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन नहीं है तो अलाउ हो जाएगी, तो इसकी आईटीसी बताइए, आईटीसी इसकी ले लें क्या? इसके लिए देखिए नोट नंबर 6 डिटेल में, इस पे आपको अच्छा खासा कमेंट लिखना पड़ेगा। नोट नंबर 6 देखिए, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में क्या दे रखा है? आईटीसी ब्लॉक करता है वो वर्क कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है अदर देन प्लांट मशीनरी, ठीक है। लेकिन बताइए, कार शेड को हम प्लांट मशीनरी माने या इमूवेबल प्रॉपर्टी माने? इमूवेबल प्रॉपर्टी माने। कार शेड प्लांट मशीनरी नहीं है, ठीक है। तो इसकी आईटीसी, इसके रेस्पेक्ट में कार शेड बनाने के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली तो इसकी आईटीसी अलाउ नहीं होगी। कार शेड इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस ली गई, आईटीसी नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए, अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरा कंपनी ने ऑन द लाइफ ऑफ फैक्ट्री एम्प्लॉइज एज पर पॉलिसी ऑफ कंपनी, कंपनी की पॉलिसी है, अरे कोई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन थोड़ी ना है। स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होता
और फिर इसका लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉयज का पे किया गया होता तो आईटीसी अलाउ हो जाती, बट जब तक बोले नहीं स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन तो आईटीसी अलाउ नहीं होगी। ठीक है, तो उस केस में आपको आईटीसी अलाउ नहीं होगी। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8, सिद्धि लिमिटेड रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है जो टैक्सेबल सप्लाई करता है गुड्स की, और सिद्धि लिमिटेड ने कुछ गुड्स परचेस किया है, बताइए उसकी आईटीसी मिलेगी या नहीं। पॉइंट नंबर ए, उन्होंने कोई कैपिटल गुड्स खरीदा है और उसकी फुल वैल्यू इंक्लूडिंग इनपुट टैक्स पे डेप्रिसिएशन लगा लिया गया है। इनपुट टैक्स 15,000 लग के आया, अरे सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 मना करेगा आपको, आईटीसी अलाउ नहीं। क्यों? आपने टैक्स कंपोनेंट पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, तो टैक्स कंपोनेंट की आईटीसी नहीं मिलेगी। फिर गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ट्रेडर्स, इनवॉइस आपको जनवरी में मिल चुका था, गुड्स मार्च में मिला। ध्यान से सुनना, इनवॉइस जनवरी में मिल गया था, गुड्स मार्च में मिला। अरे कंडीशन थी इनवॉइस पोजीशन में, अरे तो गुड्स कब आया? मार्च में आया। एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स भी देखते हैं, कहां? सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में। गुड्स एक्चुअली मार्च में आया ना, तो आईटीसी मार्च में मिलेगी, तो अभी जनवरी में नहीं मिलेगी। बात समझे? फिर कार परचेज फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई ऑफ कार, आईटीसी मिलनी चाहिए वैसे, बट कार डिस्ट्रॉय हो गई एक्सीडेंट में। कब? व्हाइल बीइंग यूज्ड फॉर टेस्ट ड्राइव, जब पोटेंशियल कस्टमर टेस्ट ड्राइव कर रहा था कार का, तो कार डिस्ट्रॉय हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो इसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। गुड्स डिस्ट्रॉयड, आईटीसी नहीं मिलती, आईटीसी ब्लॉक हो जाती। फिर गुड्स यूज्ड फॉर सेटिंग अप टेलीकम्युनिकेशन टावर, बीइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, इसकी आईटीसी नहीं मिलेगी। फिर ट्रक परचेज फॉर डिलीवरी ऑफ आउटपुट गुड्स, यस इसकी मिल जाएगी। तो देखो किसी की नहीं मिली आईटीसी, किसी की नहीं मिली, सिर्फ एक गुड्स की ही। ट्रक खरीदा, ये ट्रक आउटपुट गुड्स की डिलीवरी में काम आएगा, मतलब क्या? गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में काम आएगा। ऐसा मोटर व्हीकल है, तो जो मोटर व्हीकल गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है उसकी आईटीसी अलाउ हो जाती है, तो सिर्फ इसकी आईटीसी अलाउ होगी। समझे बात? सिर्फ इस ट्रक की जो काम आया फॉर डिलीवरी ऑफ आउटपुट गुड्स, इसकी आईटीसी को सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक नहीं करता। ठीक है, चलिए तो आज हमने ब्लॉक्ड क्रेडिट का कंसेप्ट समझा, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 और उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए। तो आज की क्लास में इतना ही।